आपने दिल्ली में इतना बड़ा पोस्ट स्टूडियो बनाने का कैसे आइडिया आया आपको? तो मेरे को दिल्ली और नोएडा रहना थोड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा चलो अपनी जगह पे काम मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है एज ए एडिटर, एज अ पोस्ट में काम कर रहे हैं तो ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट सर, एक एडिटर में पेशेंस कितना ज़रूरी है? एडिटर का पहला वर्ड ही है पेशेंस ना। एडिटर वही अच्छा है जो प्रोजेक्ट खुद एडिट करके देख के उसको मजा आ रहा है। तो अब एक फिल्म का एडिटर प्रोमो नहीं काटता है, प्रोमो एडिटर डिफरेंट होता है, उसका कहने का अलग तरीका हो सकता है। पहली लाइन लिखिए द फिल्म इज लुकिंग गुड, अच्छा अब ये बताएंगे चेंजेस। एडिटर को आप बोलते हैं यार आपका एडिटर कर नहीं पा रहा, या एडिटर, अरे तो एडिटर क्या करेगा, आपका ब्रीफ रिवर्स है। वो ऐसा नहीं होगा कि एक्सपेरिमेंट एक दिन में हो जाए, तो कर सकता है लेकिन उसके लिए फिर आपको टाइम, मनी, सब चीज चाहिए ना। आपने तो एक लाइन बोली, यहाँ 4 घंटे कि मतलब ऐसा करके देख सकते हैं क्या? मेक इट लाइक लार्जर देन लाइफ। एक ऐसी फिक्स लाइन है, ये जहाँ भी उठाओ चेप दो, है ना। करेक्ट है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, बट देयर आर सम चेंजेस देयर। कि एडिटर को लेके जो मिसकंसेप्शंस है मार्केट में लोगों के, वो क्या है? परेश रावल जी ने कहीं पे इंटरव्यू दिया तो उसमें बोला कि मुझे अब एडिटर बनना है, वो एसी में बैठ के बढ़िया अच्छे काम कर, लेकिन अब वो जितना दिखता है चिल उतना है नहीं एक्चुअली। प्रेशर होता है, अरे आज के समय व्यूज कितने आ रहे हैं तो कहते हैं एडिटर ने एडिट नहीं किया सही से। ऐसा नहीं है कि बहुत मौज है या बहुत मजा आता है चीजों को। ऐसा नहीं कि एसी वाली जॉब, कॉफी वाली जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है। रोल साउंड, रोल कैम एंड एक्शन। वेलकम टू माय पॉडकास्ट अभिषेक पाली टॉक्स, जहां मैं आपको अपनी एड फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिलाता हूं, उनकी जर्नी और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, इनके पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जितना पेशेंस और इंतज़ार ये लोग करते हैं शायद ही कोई अपनी लाइफ में करता होगा। इनको जनरली कटिंग निंजा, शॉर्ट सर्जन या मतलब अलग अलग लोग नाम देते हैं, बट मेरी नज़र में ये लोग टाइमलाइन मैजिशियन है, क्योंकि रॉ फुटेज को फाइनल फिल्म बनाना, जिस फिल्म को देख के हम वाव बोलते हैं, वो सिर्फ एक एडिटर कर सकता है। और इन्होंने एडिट के साथ साथ दिल्ली इंडस्ट्री को एक वन स्टॉप सोल्यूशन पोस्ट स्टूडियो भी दिया है, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन एडिट और ग्रेड और वीएफएक्स, मोशंस, एनिमेशंस, इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है। आइए आज मिलते हैं WCA पोस्ट स्टूडियो के को फाउंडर से, मिस्टर देवेश प्रताप जी से। वेलकम टू माय पॉडकास्ट सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, एकदम बस। सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मतलब आपने दिल्ली में, मतलब जनरली मुंबई हब है, आपने दिल्ली में इतना बड़ा पोस्ट स्टूडियो बनाने का कैसे आइडिया आया आपको? क्या होता था जब यहाँ पे हमने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, जब यहाँ पे काम करना शुरू किया एडिट वगैरह, तो मैं देखता था कि वन स्टॉप सोल्यूशन जल्दी नहीं था कहीं पे। कुछ चीज़ें यहाँ होती थी, बाकी चीज़ें मुंबई कराना होता था। बीएफएक्स है, ग्रेड है, अगर कोई ओपन भी किया या कोई सोचता था भी तो ट्रस्ट नहीं करते थे। अगर किसी ने स्मोक वगैरह पे उस समय काम शुरू किया तो ट्रस्ट नहीं होता था, क्योंकि एक्सपीरियंस या वो प्रैक्टिस नहीं मिलती थी यहाँ पे। तो ये सब देखते देखते मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है कि ठीक है, यहाँ पे हो सकता है एक बलिदान भी देना पड़े, क्योंकि आप इन हब से हट के और ऐसी जगह पे जहाँ काम करते हो जहाँ पे लोग जल्दी यहाँ एकदम ग्रोन अप तो होते हैं, मतलब डेवलप तो होते हैं, लेकिन खुद ही यहाँ पे लोग ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। तो मैंने कहा लेकिन चलो ट्राई करते हैं। तो और फिर क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे सेक्टर ये 63 में, तो लोग अक्सर डिमांड करते थे कि आप मेरा प्रोजेक्ट पूरा ले लीजिए और पोस्ट प्रोडक्शन कर दीजिए। ओके, क्योंकि मेरे को लगता है ये जो आप बात बोल रहे हैं, इसलिए भी हो जाता है कि कुछ प्रोडक्शन हाउस पे नॉलेज भी नहीं थी कि हम कहाँ जाएं। इन टर्म्स ऑफ बजट भी बात करो तो बजट, दूसरा ट्रस्ट इशू भी होता था। जैसे आप मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप ही पोस्ट भी कर रहे हैं, तो एक शुरू में होता था कि यार ये ऐसा ना हो कि क्लाइंट क्रॉस कर जाए, या एक डेडिकेटेड चीज़ें जहाँ होती है ना, नीश काम जहाँ होता है, वहाँ पे ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट होता है। करेक्ट। तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि इसको जो है पोस्ट प्रोडक्शन में कन्वर्ट करते हैं और सारी सर्विस इन हाउस करते हैं, चाहे वो एडिट है, DI है, BFX है, एनिमेशन है, सब कुछ। तो वो शुरू किया, फिर धीरे धीरे लोग आते रहे, ट्रस्ट बनता रहा और जर्नी शुरू हो गई। बहुत बढ़िया। मतलब दिल्ली तो ब्लेस्ड ही है कि मतलब इस तरीके का पोस्ट स्टूडियो जो कि सारी सर्विस दे रहा है। मतलब दिल्ली तो मेरे को दिल्ली के प्रोडक्शन हाउस या दिल्ली के डायरेक्टर को ब्लेस्ड समझना चाहिए अपने लिए। तो थोड़ा सा ना मैं रिसर्च कर रहा था सर आपके रिगार्डिंग, तो मेरे को पता लगा मतलब आपने पहले AD वर्क भी किया हुआ है। तो AD टू पोस्ट प्रोड्यूसर, वो मतलब क्या जर्नी है आपकी? तो क्या हुआ था, जब मैं मास कॉम ख़त्म किया मैंने, तो मैं मुंबई गया था। तो वहाँ पे सीरियल मैंने असिस्ट किया था एज ए AD। 1 साल मैंने काम किया था। तो एक सोनी का था, एक सहारा TV उस समय हुआ करता था, 2 चैनल के लिए था।
तो एक ही प्रोडक्शन हाउस करता था, बट उसमें क्या होता था जैसे 5 डेज एक सीरियल होगा, 3 डेज है अलग। अच्छा। उन्होंने ऐसे बना रखा, सेम मैन पावर से वो दो काम निकलवा। इन हाउस टाइप में थे आप? हाँ, इन हाउस टाइप अच्छा, में अच्छा, थे। हाँ। तो वो किया था। तो जब मैंने ऐसे एडी काम किया, जब वहाँ देखा, मैंने कहा यार ये तो डायरेक्शन, क्योंकि मैं सीरियल में किया था तो सीरियल का सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता है। वहाँ डायरेक्टर तो होता है, बट समटाइम्स वो जैसे एक मैकेनिकल हो जाता है, बहुत सारा डिसीजन चैनल का, क्रिएटिव हेड का। तो उनका जो डायरेक्टर होता है, मतलब वो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि उनकी जो क्रिएटिव इनपुट्स होते हैं उसको ऑन एयर तक जाना होता है। अच्छा। क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट होती है। तो मैंने सब ये सब देखा, मैंने कहा यार ये तो ठीक है, बट अगर डायरेक्टर बनना है, आपको अलग कुछ करना है, तो इसके अलावा कुछ सोचना पड़ेगा। तो इत्तेफाक से मेरे को जी से एक ऑफर आया था, इनका एक नया शो आ रहा था, भारत भाग विधाता करके, तो एज ए पोस्ट प्रोड्यूसर के लिए। अच्छा। मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी अच्छा है, और थोड़ा सा मैंने यहीं से पढ़ाई की थी, तो मेरे को दिल्ली और नोएडा रहना थोड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा चलो अपनी जगह पे काम मिलेगा, तो मैं यहाँ मूव किया। तो यहाँ आया एज ए पोस्ट प्रोड्यूसर, मैंने इस पे काम किया यहाँ पे। तो उस दौरान क्या होता था, न्यूज़ चैनल्स में एडिटर की ना शिफ्ट वाइज काम होता है। करेक्ट। और हमारा क्या था कि एक काम उठाया तो उसको फिनिश करके जाना है, हाँ, घर नहीं जाओगे जब तक ये डिलीवर नहीं होगा। हाँ। तो वहाँ क्या होता था, जैसे ही पेस बनना शुरू होता था, एडिटर कहता था सर मेरी शिफ्ट ओवर हो गई। तो मैं कहता था यार ये कैसे होगा, तेरे को तो पूरा पता लग गया है इन द एंड। तो मैं कहता था अच्छा छोड़ो मैं एडिट करूंगा। तो उसके बाद फिर मैं निपटाता था उसका। अच्छा। तो दूसरे दिन फिर आते थे तो शो रेडी रहता था, भेज देते। बढ़िया। फिर वो करते करते फिर बाद में ये अपना फ्रीलांस कुछ वर्क किया, फिर प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, विजडम सिने आर्ट्स। फिर उसके दौरान फिर वो करते करते उसमें प्रोडक्शन किया, काफ़ी कुछ डायरेक्ट और नॉल करके फिर ये WCF पोस्ट स्टूडियो शुरू किया। मतलब ये तो मेरे को लगता है फ्रीलांस जो, मतलब एडिटर का जॉब एडिटर जॉब नहीं है, मतलब वो 9 to 5 जॉब नहीं है। हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, प्रोजेक्ट डिलीवरी तो चलो एक बार को मैं मान लूँ क्लाइंट बिजनेस डील हो गई, बट आपका पेज बन गया तो फिनिश तो करो। लेकिन अभिषेक पता है क्या है, इस चीज़ को तो जब मैं उस समय काम कर रहा था तो मुझे लगा यार ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब आप एज ए खुद एडिटर काम करते हो, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो यार लगता है कि नहीं यार मुझे भी ब्रेक चाहिए। इतने है ना, अगले की टाइम लाइन है 24 घंटे, तो मैं 24 घंटे एक आपका जो काम करते करते एक पेस होता है, रिदम जो बन गया, रिदम जो बनता है, चलो वो खत्म करोगे। लेकिन कई बार वो आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हो। चेंज, जैसे डायरेक्टर क्लियर नहीं है, क्लाइंट क्लियर नहीं। क्लाइंट जब फिल्म एडिट पे आ गई तो क्लाइंट सोचा नहीं इसमें ये कुछ कर सकते हैं, डायरेक्टर अब इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो कई बार एडिटर एग्जॉस्ट हो जाता है। मतलब जब आप पोस्ट हेड होते हो तो आप सोचते हो करो, जब आप सेम उसी ड्राइव पे आते हो ड्राइव करने, तो लगता है यार नहीं ये तो गड़बड़ है। मतलब जब एडिटर एज ए एडिटर आप बैठते हो तो लगता नहीं यार ब्रेक तो चाहिए होगा। वो सही थे अपनी जगह कि चलो एक शिफ्ट इतने घंटे की है तो है। तो मुझे ऐसा लगता है एज ए एडिटर, एज ए पोस्ट में काम कर रहे हैं तो ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। और इसीलिए हम लोग अपने स्टूडियो में जैसे सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं। अभी तो 2nd और 4th रहता है, लेकिन जनरली टाइमिंग का भी हमने सेट कर रखा है। तो कोशिश करते हैं 10 to 6 या बहुत मैक्सिमम 1 घंटे ज़्यादा हो। तो ये क्लाइंट को शुरू में तो बड़ा एडजस्ट करने में टाइम हमारी तो इंडस्ट्री ऐसी है। आप तो 24 आवर्स काम करते हैं सब तो, बट उसको भी हमने चेंज किया और लोगों ने एक्सेप्ट किया। नहीं, क्योंकि मैं इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें मैं ऐड करूं, क्योंकि सैटरडे संडे ना क्लाइंट आपको रिप्लाई नहीं करेगा। फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे वो बहुत फोन करेगा, मैसेज करेगा, जल्दी भेजो, सीनियर को दिखाना, ये करना है, वो लेना ही करना है। और फ्राइडे को आपने फाइल भेज दी अगर, तो वो आपको सैटरडे संडे तो कुछ नहीं बोलेगा, वो शांत हो जाएगा और मंडे से वापस सेम साइकिल चालू हो जाएगी। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड है, क्लाइंट क्या होता है ना, सोचता है कि सैटरडे संडे तो वो तो फ्री है, मतलब उसकी तो ऑफ है। लेकिन वो सोचता है अगला तो ना फ्री हो, तो कुछ ना कुछ वो उसको बता के रखेगा, इंगेज रखो। समझ गया। कई बार ये भी स्ट्रेटजी होती है, वो पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग, लेकिन ये बहुत रेयर लोग ऐसा करते हैं। तो मुझे लगता है फिर वो एक मीम आता है जैसे कि एडिटर की कम्युनिटी का नाम ना रोहित होना चाहिए, वो कोई मिल गया वाला जो मम्मी को फोन करता है कि मतलब पूरा एडिट कर लिया, सब कुछ कर लिया और भेज दिया, उसके बाद जबरदस्ती की चेंज बता रहे हैं। तो वो बता रहे हेलो मम्मी, वहाँ मेरी शक्तियों गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल। तो वो होता है ना आप लोगों के साथ तरीके से। वो तो बहुत क्या होता है वो चीज़ें, मतलब एक अब वो
इंक्लूड हो गई हैं हर चीज़ों में ना, इन्वॉल्व हो गई हैं कि अच्छा, जैसे वो कहा जाता है ना कि एक लाइन आती है जब आप फिल्म भेजते हो, तो अगर अब ये एक्सपीरियंस है कि पहली लाइन लिखिए द फिल्म इज लुकिंग गुड, अच्छा समझ गया, उसका मतलब है कि अब ये बताएंगे चेंजेस, इट्स लुकिंग वेरी नाइस बट देयर आर सम चेंजेस, अब वो सम चेंजेस एक खर्रे चिट्ठा होता है। तो ये मतलब ये ठीक है, काम करने का पार्ट ऑफ द जॉब हो गया, पार्ट ऑफ द जॉब है। अब आप इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, या ये यही शायद क्रिएटिव है। और आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, अगर आप इसको क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर आप फिर इस इंडस्ट्री के लिए है नहीं, क्योंकि यही जर्नी है और यही मौज है। करेक्ट, मतलब ये पार्ट ऑफ द जॉब हो गई, प्रॉब्लम है बट ठीक है, अब लेट इट बी, अब उसको करना तो है ही। तो कई बार ऐसा लगता है शुरू में कि यार ये कितना चेंजेस है, क्या है, लेकिन जब प्रोडक्ट बन के आता है तो लगता है यार डायरेक्टर का विजन था। करेक्ट, मतलब वो जो कह रहे थे या जो करवा रहे थे क्लाइंट अच्छा निकल गया, तो सबको खुशी भी होती है, कई बार संतुष्टि भी मिलती है कि चलो जो भी किया, चेंजेस किया, जब फाइनल प्रोडक्ट ऑन एयर होता है या जब जाता है तो देख के खुशी भी होती है, वही हैप्पीनेस है। करेक्ट। सर, एक गुड एडिटर की डेफिनेशन क्या है? ये बहुत वास्ट क्वेश्चन है कि मतलब हो सकता है हर डायरेक्टर में जो एडिटर की डेफिनेशन होती है बहुत डिफरेंट हो जाती है कई बार, लेकिन फिर भी आपकी जो स्टोरी है, जो एक डायरेक्टर का ब्रीफ है, जो एक इमोशन है, जो फील है, अगर वो उसको मतलब एडिटर डिलीवर कर दे रहा है फाइनल में, या कई बार डायरेक्टर ने नहीं सोचा है चीज़ों को और वो विज़न भी उसमें ले आके वो ड्राइव कर देगा, मतलब निकाल रहा है, तो वही है। मतलब सॉफ्टवेयर तो एक बेसिक चीज़ है। आज के समय में 10th क्लास 7th क्लास का बच्चा सॉफ्टवेयर सीख लिया। हाँ, आजकल मतलब फ़ोन पे अगर आपके ऐप आ गए तो वो भी एडिटिंग हो जाएगी। सिंपल है। हाँ। बट पूरा जो है ना यहाँ से है, मतलब एडिट के लिए दिल, दिमाग और हाथ तीनों एक साथ काम करना पड़ेगा चाहिए। तो एडिटर वही है, मतलब अगर वो खुद जो प्रोडक्ट एडिटर वही अच्छा है जो प्रोजेक्ट खुद एडिट करके देख के उसको मजा आ रहा है। अगर वो खुद एडिट करके हट जा रहा है ना, तो समझो उसको खुद ही नहीं मजा आया। तो अच्छा एडिटर वही हुआ कि जो आपके जो मतलब ब्रीफ है, जो फील है फिल्म का, वो प्रॉपर निकाल के रख दिया, वही अच्छा एडिटर है। और ये बहुत पर्सनल भी है, मैं आपको बताऊं कि मतलब अगर फीचर फिल्म कर रहा है तो हो सकता है वो डायरेक्टर का विजन डिफरेंट हो। करेक्ट। एक प्रोमो काटना है तो अब एक फिल्म का एडिटर प्रोमो नहीं काटता है, प्रोमो एडिटर डिफरेंट होता है। करेक्ट। क्योंकि उसका स्टोरी टेलिंग, उसका कहने का अलग तरीका हो सकता है। अब जैसे एड फिल्म में भी होता है कि एड फिल्म का एडिटर डिफरेंट हो गया और सेम न्यूज़ पैकेज काटना है तो मतलब करने को हर कोई कर सकता है, बट एक यूएसपी बन जाती है कि आपका स्पेशलाइजेशन होता है कि मेरा किस पे कमांड है। लेकिन ओवरऑल मतलब अगर एग्जांपल देखेंगे, ओवरऑल सॉल्यूशन देखेंगे, वही है कि जो आप डायरेक्टर ने शूट किया है, जो डायरेक्टर का विजन है, वो एडिटर उसको कितने ब्यूटीफुली, कितने सुंदरता से उसको निकाल के रख देता है। बट मेरे को लगता है दिल्ली में जब आपके पास ब्रीफ आता होगा तो पहला प्रोजेक्ट आता होगा या प्रोजेक्ट का फुटेज, पहला ब्रीफ तो ये आता होगा ना कि भाई सुनो बजट नहीं है, पहला ब्रीफ तो यही आता होगा। उसके बाद फिर बाकी प्रोसेस पूछते होंगे कैसे होता है। ये तो मतलब आप समझो कि मतलब प्रोड्यूसर वैसे ऑफेंड ना हो, तो ये ऐसा टॉपिक है कि जब भी कोई किसी का कॉल आता है कि इस प्रोजेक्ट में मेरा सारा पैसा शूट पे खर्च हो गया, हाँ, पोस्ट के लिए कुछ नहीं बचा, पोस्ट के लिए नहीं कुछ नहीं, मतलब पोस्ट के लिए कुछ नहीं बचा, अब आप देख लो क्या करना है। ये पहला ब्रीफ होता है। और मुझे ऐसा भी लगता है ना कि अभिषेक, क्या है कि पोस्ट ना बहुत इग्नोर्ड इंडस्ट्री है। अच्छा। ये भी मैं बताऊँ आपको, जो एक टॉप की फिल्म्स हैं जिनमें टॉप के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वो हम छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे सब कुछ बहुत सेग्रीगेटेड होता है। फिर भी उनमें भी लगता है कि ठीक है, अगर हो सकता है देखो यार। हाँ, करेक्ट। ये बहुत हिडन, मतलब ये ऐसे ही जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ना, तो एक एडिटर, एक ग्रेडर, एक वीएफएक्स आर्टिस्ट, वो अपने यहाँ से काम कर रहा है। हमें स्क्रीन पे हो सकता हो ना दिख रहा हो वो चीज़, तो वो पैसा जब भी चार्ज करता है यहाँ का चार्ज करता है, फिर इक्विपमेंट का करता है, फिर अपने इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर का करता है। तो कई बार कोई आगे जो कुछ क्लाइंट होता है सोचता है यार करेगा ही क्या, अभी 1 घंटे बैठ के यूँ करना हो ही जाएगा, है ना, क्या ही खर्च करना है एडिटर, ये तो कोई भी कर सकता है। ये भी होता है। तो वो ना आगे से बताया नहीं गया, या वो उस इकोसिस्टम में उनको शुरू से लगा कि एडिट पे ध्यान मत दो, एरी रखो, क्लाइंट को दिखना चाहिए, एडिट तो हम कहीं भी कर लेंगे, किसी एडिटर को पकड़, मतलब ये एक थ्योरी चली आ रही है चीज़ें। अभी इंडिया में जब नेटफ्लिक्स आया तो पोस्ट प्रोडक्शन फिल्मों में तो चलो एक कैटेगरी में आपको गिने चुने मुंबई में लैब थे, तरीके से होते था क्योंकि वो लोग इन सब चीज़ों में नहीं जाते।
बट नेटफ्लिक्स ने बहुत कुछ सिखाया। मतलब नेटफ्लिक्स ने कहा कि भाई देखो कि आपका जो पोस्ट हाउस होना चाहिए वो उसकी ये मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट ये फैसिलिटी होनी चाहिए, इस तरीके से मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी, और ऐसे मतलब एक जो पाइपलाइन है उसको सेट किया। करेक्ट। तो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए ना एक है वो, मतलब एक उनके लिए वो करते थे, फाइट करते थे, बताते थे, बट उसको कोई समझना नहीं चाहता था। जब इन लोगों ने आके ना सामने से बोला देखो आपको इसी प्रोसेस से काम करना है, यहीं पे आप काम कराना है, ऐसे ऐसे करना है, पोस्ट हाउस में काम कराना है, फाइनल फिल्म ऐसे होगी, पिक्चर फिनिशिंग होगी, या ये स्टूडियो करेंगे जो अप्रूव्ड है, तो वो ना तब पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में लोगों को थोड़ा सा सीरियस होना शुरू हुआ। कि मैं मतलब बहुत बड़ी फिल्मों में भी कई बार बहुत तगड़ा नेगोशिएशन होता है। अच्छा। कि यार मेरा ना ऐसे निपटा दो, ऐसे कर दो। वीएफएक्स में होता है खासकर, आप देखो बड़े जितने स्टूडियोज हैं सब बाहर के काम से वीएफएक्स। अब ये हॉलीवुड में आप इसका रिवर्स है। इस समय एप्पल टीवी का कंटेंट टॉप पे है, मतलब वो अपनी ऐसे खुल के मार्केटिंग नहीं करता, बट आप उनकी क्वालिटी देखिए, मतलब वो A to Z, मतलब वो प्रोडक्शन से लेके पोस्ट तक सारी चीज़ें सेम टाइमलाइन पे, मतलब अगर बजट ABCD जो भी है तो बजट पूरा इक्वली डिवाइड करते हैं। ये नहीं कि पोस्ट में जाके कट मार दो, अच्छा, कि अरे शूट तो हो गया, हाँ। आ गई फुटेज देखा जाएगा, वो यहाँ नहीं करते। इसीलिए उनके कंटेंट मतलब लाउडली लोगों तक पहुंचते हैं। वो बहुत माइनर सा पॉइंट है, और वो जो इस पॉइंट को समझता है उसके कंटेंट में क्वालिटी भी दिखती है, और अब वो सर्व भी कर रहे हैं लोग। लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट, ये टॉपिक आपने सही कहा कि लोगों का पहला क्वेश्चन होता है बजट नहीं। अच्छा, वैसे कोई प्रोजेक्ट जब आपके पास आता है तो आपका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? पहला स्टार्ट प्रोसेस कैसे होता है? रॉ मटेरियल जो भी रॉ फुटेज शूट के रहते हैं वो हमारे यहाँ सर्वर में डंप हो जाता है। फिर ब्रीफ के अकॉर्डिंग प्रॉक्सी करके एडिट पहला कट लगाता है, पहला कट डायरेक्टर देखता है, अप्रूव करता है। फिर उसके बाद जो है फिल्म ग्रेड पे जाती है, और साउंड डिपार्टमेंट में बीएफएक्स, अगर रिक्वायरमेंट है बीएफएक्स की तो बीएफएक्स में जाएगी, ऑनलाइन में तो ऑनलाइन में जाएगी। ऑनलाइन में जैसे ग्राफिक्स वगैरह करना है तो वो जाएगा। तो मतलब सबसे पहला यही कि रॉ फाइल, सबसे पहला ये कि रॉ फाइल आई, और उसके बाद प्रॉक्सी बनी, एडिट हुआ, एडिट के बाद फिर सारे डिपार्टमेंट में, जब एडिट लॉक हो जाता है फिर सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर वहाँ से फाइल कलेक्ट होके फिर मास्टर आपका आउट निकलता है। अच्छा, जैसे मैं अभी इस पर बात करूँ, जैसे आप कह रहे हो पहले क्लाइंट कट बनता है, तो जनरली क्लाइंट कट बनता है और एक डायरेक्टर कट बनता है। क्लाइंट कट का तो एजेंसी प्रोड्यूसर आपको पे करेंगे, बट डायरेक्टर कट का तो मेहनत तो उतनी है ना? बट डायरेक्टर कट का कोई पे कर रहा होता है आपको कभी, या वो एक डायरेक्टर के रिगार्ड होता है? तो वो मतलब आप समझ लिए रिगार्ड मान लेते हैं कि चलो ठीक है डायरेक्टर अपनी प्रोफाइल के लिए कर रहे हैं, बाकी उसका कोई पे आउट नहीं होता है। मेहनत तो उतनी है, मेहनत तो उतनी होती है, कई बार उससे ज़्यादा भी मेहनत होती है कि चलो 4 शॉट और लगाओ मेरे वाले। डायरेक्टर के विजन होता है कि चलो यार नहीं यार मेरी ना थोड़ी प्रोफाइल चेंज कर देते हैं, बट ठीक है, क्योंकि उन शॉट को फिर ग्रेड भी कराना होगा। हाँ, जो कि जिसका प्रोड्यूसर ने पे नहीं किया है। हाँ, तो मतलब कुछ चीज़ें जो अपने हाथ में होती हैं कर सकते हैं। अब जिसमें अब मान लीजिए कोई बीएफएक्स होना और वो उतना ही एक्सपेंसिव है, तो सामने तो डायरेक्टर भी समझते हैं कि ठीक है, उनको भी पता है कि अगर मैं कुछ फेवर ले रहा हूँ तो मैं कहाँ तक ले सकता हूँ। करेक्ट, तो वो समझते हैं डायरेक्टर, तो ठीक है, वो एक मतलब मैं उससे पढ़ गया, मैं अब डायरेक्टर कट बनवाऊंगा तो सोच समझ के बनवाऊंगा। ठीक है सर, एक एडिटर में पेशेंस, जो मैंने इंट्रो में बोला था, वो कितना ज़रूरी है? ये तो बहुत ज़रूरी है। मतलब एडिटर का पहला वर्ड ही है पेशेंस ना, क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास फुटेज आती है तो आपको फुटेज पूरी स्कैन करनी है। करेक्ट, प्रॉपर अच्छे से चेक करनी है। अगर आपने फुटेज अच्छे से स्कैन नहीं की तो फिर आपका एडिट तो ख़राब होने वाला ही है। क्योंकि कई बार होता है आपके पास लॉक शीट है, लॉक शीट में आपने ओके शॉट मिल तो गया, लेकिन जब आप एडिट पे लगाने जा रहे हो सकता है कंटिन्यूटी जर्क आ रहा हो, मैच ना हो रहा हो, तो आपको फुटेज स्कैन करनी है। तो इसके लिए पेशेंस चाहिए, आपको प्रॉपर फुटेज स्कैन करनी है। फिर जब आप एडिट पे बैठ रहे हो तो उसके लिए भी मतलब आप प्रॉपर, ऐसा नहीं हुआ कि आप तड़ातड़ लगा दिया, ठीक है आप फास्ट हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप स्टोरी को मिस कर गए, या जो कहना चाह रहे हैं वो मिस हो गया, कन्वे नहीं हो रहा है। एक एक फ्रेम, डेड फ्रेम को समझना वो बहुत ज़रूरी है कि ठीक है ये एक फ्रेम एक्स्ट्रा क्यों है। तो ये हो गया। दूसरा फिर क्या, आपने चेंजेस के लिए पेशेंस होना चाहिए कि ऐसा ना हुआ कि 4 बार चेंजेस आया, और हो सकता है कि मतलब ये एक क्रिएटिव काम है ना कि आपने सोचा, डायरेक्टर ने शूट किया,
जब आप शूट करने गए तो आपने जो सोचा था उसका 70% शूट हुआ, है ना। 70% के बाद जब आप टेबल पे ले आ रहे हैं तो हो सकता है 40% हो जा रहा है। अब डायरेक्टर को तो अपना 100% चाहिए, 100% चाहिए, एजेंसी को तो 150 चाहिए, क्लाइंट को 200 चाहिए, उसके ऊपर चाहिए। तो उस पे क्या होता है, आप पहला कट तो आप ही बना रहे हो, करेक्ट, सब कुछ यहीं से होगा, छोड़ दो आप ग्रेड VFX, वो चीज़ें तो होनी है, तो एड ऑन है। लेकिन स्टोरी क्या है, स्टोरी अच्छी निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, जब कई बार चेंजेस डायरेक्टर मान लो बता रहा है या नहीं करने पा रहा, तो एडिटर इरिटेट हो जाते हैं, करेक्ट, यार इनको क्या चाहिए, समझ ही नहीं आ रहा है, ब्रीफ कुछ कर के शूट नहीं। दूसरा एक पॉइंट ये होना चाहिए, एडिटर को कभी भी ना शूट पे कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि शूट तुमने कम किया है। हाँ, मतलब ये आ जाता है कि खराब शूट हुआ है या और फुटेज नहीं है, यही है कि ठीक है, हो सकता है आप सिचुएशन नहीं समझ रहे होंगे कि शूट पे क्या हुआ होगा और किस तरीके का सिचुएशन रहा होगा। हर कोई अच्छा ही शूट करना चाहता है ना। तो अब आपके पास आया, अब आप अपना मैजिक दिखाओ, करेक्ट, कि कैसा आया है, ठीक है, जो भी है। जब मैं भी यहाँ पे, हमारे यहाँ एडिटर्स आते हैं जब हायर होते हैं, तो उनको मैं पहले ही समझाता हूँ कि किसी भी क्लाइंट को, चाहे वो कैसा भी शूट है, आपको ये कंप्लेन नहीं करनी है, करेक्ट, कि सर मेरे पास ये फुटेज नहीं है, सर ये नहीं है। यही आर्ट है, यही गेम है, करेक्ट, जो है उसको कितना अच्छा बना सकते हो आप। अगर ये पॉइंट मतलब एडिटर फॉलो करते हैं तो फिर बढ़िया हो जाता है। और यहीं पे फिर आपको पेशेंस और चीज़ें दिखानी। तो और आप गिन के, आप जब अच्छे एडिटर की बात करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो गिने चुने नाम इसीलिए याद आते हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है। कि आपको आर्ट तो बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे एडिटर है, लेकिन आगे पीछे भी चीज़ें हैं ना, डील तो करो, कैसे आप जवाब दे रहे हो, कैसे आप, डायरेक्टर सोचेगा यार अच्छा तो करता है लेकिन 2 चेंजेस के बाद तो इरिटेट हो जाता है, मतलब वो पेशेंस नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है पेशेंस। तो इसी को मैं सर ऐड करूँ तो मतलब फ्रस्ट्रेशन से डील कैसे करना चाहिए एडिटर को, और फ्रस्ट्रेट हो रहा है या चेंजेस आ गए हैं, या मतलब ये होता है कभी कभी, मतलब मेरे को लगता है एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा हो जाता है कभी, क्योंकि टाइमलाइन क्रंच होती है, डिलीवरी पॉइंट तो 5 दिन 10 दिन में आदि होता है, बट उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही होती है, या टाइम डे नाइट काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हो रहा है, तो मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, चाहे वो क्लाइंट और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बीच में हो रहा होगा, या जो आपको ब्रीफ कर रहा हो उसमें गैप हो रहा है। तो आप उनको बोलो कि सर ऐसा करो, पहले आप क्लियर कर लो आपको क्या चाहिए, एक बार फिर से अपन फिगर आउट कर लेते हैं कि हमारे पास इतनी फुटेज है और इसमें यही निकल सकता है, तो अब आप बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, तो आप डायरेक्टर को बोलो सर मेरे साथ बैठो, आप फ्रीलांस कर लो तो ऑनलाइन बैठ लो। हो सकता है कि कई पॉइंट पे डायरेक्टर ब्रीफ करता है, यार देख लो ऐसे ऐसे शॉटो लगा दो। अब डायरेक्टर के दिमाग में मैंने तो लिया था शॉट, लेकिन जब एडिटर लगा रहा हो तो उसको फिट ना बैठ रहा हो चीज़ें नहीं। तो यहाँ पे आप, चाहे आपका डायरेक्टर है, पोस्ट प्रोड्यूसर है, जो भी, उसके साथ आप बैठो, उनके साथ बैठ के आप अगर डील करते हो उस प्रोजेक्ट को, या फ्रेम बाय फ्रेम चेक करवा लो आप, करेक्ट, तो आपका क्या होगा, रिजल्ट जो आउटपुट होगा परफेक्ट निकलेगा। आप फ्रस्ट्रेट होंगे, मन गाली देंगे या परेशान होंगे, तो उससे क्या होगा, दोनों तरफ निगेटिविटी हो जाएगी, आपका भी काम खराब होगा और अगला भी सोचेगा यार, और टाइम वेस्ट अलग होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो फिनिश करना ही है। हाँ, तो हमेशा जब भी आप काम उठा रहे हैं एज एडिटर या एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो ये आप सोच के चलो कि मैं समंदर में कूद चुका हूँ और जहाँ तूफान भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन मुझे निकलना है। तो अब उसके लिए क्या, आपको परेशान नहीं होना है, मतलब ठीक है बैक एंड फोर्थ हो रहा है, तो कई बार ये भी होता है फ्रीलांसिंग में, एडिटर क्या होता है ना, जब ब्रीफ करता है बस 2 दिन का काम है यार, उसको फटाफट निकालना है, वो बेचारा क्या करता है 2 दिन के हिसाब से कोट कर देता है, अच्छा, कोटेशन चली गई कम। अब वो फिल्म तो 2 दिन में नहीं निकलनी थी, है ना, निकलनी 5 दिन में थी, तो अब वो तीसरे चौथे दिन से जब होता है तो एडिटर वहाँ परेशान हो जाता है का काम करेगा कि यार लगता है कि अरे यार मैंने तो 2 दिन सोचा था, अब मेरा तीसरा काम वो कर रहा है और इनके चेंजेस आए जा रहे हैं। और चेंजेस भी कैसे होते हैं कि गया, एक काम करो यार, वो ना एक शॉट उसमें ना थोड़ा सा कम मज़ा आ रहा है, उसको एक काम कर दो, यूँ कर दो, या उसको रिप्लेस कर दो, या कुछ देखो। अब यहाँ क्या, एडिटर डायरेक्टर ने तो बोल दिया भाई कुछ देखो, उसके लिए 3 घंटा हो गया ना, कुछ देखना, सेट करना, तो कई बार ये भी होता है। तो यहाँ भी जब भी एडिटर आप बात कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो फाइनेंशियल कंडीशन पे भी आप क्लियर करके रखो कि सर देखो इसमें ये चीज़ें हैं, मैं इतना दिन का बोल के रखा था, लेकिन ये चेंजेस ऐसे जा रहे हैं, तो वहाँ अब वहाँ कंडीशन हो जाएगा भाई ये तो कोई बात नहीं हुई,
है ना। अब एडिटर बेचारा डरता है कि ये लड़ूंगा तो तीसरी बार काम नहीं आएगा, ये भी एक होता है। तो इसमें मतलब आपको किस तरीके से गेम प्ले करना है, क्या चीज़ें करना है, स्मार्टली आप प्ले करो कि ठीक है सर ये कर दे रहे हैं, मेरा एक छोटा सा काम निकल रहा है, ये कर लेता हूँ, मैंने 2 दिन का सोचा था लेकिन ये तीसरा दिन जा रहा है, तो मेरा एक प्रोजेक्ट है 2 घंटे में निकाल के मैं आप पे बैठता हूँ। तो डायरेक्टर भी इस पॉइंट को समझेगा। मतलब आप ब्लंट किसी को मना करने के बजाय आप एग्जैक्ट पोजीशन बता दो, फोन मत स्विच ऑफ करो, काट दो फोन, चलो 4 घंटे बाद उठाऊंगा, तो उससे अनप्रोफेशनलिज्म हो गया। हाँ, तो वो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है। बट जैसे आपने भी बताया था कि डायरेक्टर से कम्युनिकेट कर लो, तो आपके मतलब पोस्ट प्रोड्यूसर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, मेरे को ये जानना है कि मतलब कितना वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर पाता है प्रोजेक्ट फिनिश करने के लिए। हाँ, पोस्ट प्रोड्यूसर देखिए बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन अब उसमें ये होता है कि उसको कितना एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट पे कितना कमांड दिया गया है। करेक्ट। एक पोस्ट प्रोड्यूसर हो गया कि वो ना कोऑर्डिनेट करेगा, सबके हार्ड ड्राइव पहुंच गई, नहीं हाँ भाई हार्ड ड्राइव पहुंची, डायरेक्टर सर उसने ये भेजा है, सर उसने ये भेजा है, ये तुम इतने बजे, वो डायरेक्ट एडिटर पे पोस्ट हाउस में प्रेशर बनाएगा कि भाई कितने बजे दे रहे हो, मुझे इतने बजे फाइल चाहिए। एक तो ये हो जाता है। एक पोस्ट प्रोड्यूसर होता है कि जो डायरेक्टर क्या होता है कि उसने बता दिया कि ये फिल्म है, मेरे को ये चाहिए, तो अब पोस्ट प्रोड्यूसर एक तरीके से सेकंड डायरेक्टर हो गया। करेक्ट। वो बैठ के प्रॉपर कोऑर्डिनेट करेगा, अगर कुछ कहीं ऊपर नीचे हो तो उसको संभालता भी अपने ढंग से, क्या ठीक है मैं अपने ढंग से हैंडल करता हूँ। डायरेक्टर को अलग ढंग से ब्रीफ करेगा कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं देखता हूँ उसको कितना हैंडल, दोनों को एक पेज पे लाने की कोशिश करेगा, पेज पे लाने की। तो और यहीं पे फिर वो एक्सपीरियंस आ जाता है ना कि उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितनी चीज़ें हैं, और उसको एडिट पे कितना टाइम जाएगा, डायरेक्टर को क्या ब्रीफ करना है, एडिटर को कितना अब ऐसा नहीं होगा कि फाइल भेजा भाई 2 घंटे में, तो मतलब ये आपका हो गया कि आप अनएडुकेटेड हो, आपको पता नहीं है कि किस चीज़ में कितना टाइम जाता। ये भी कई बार इरिटेट करता है लोगों को। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर एक BFX हो रहा है तो उसमें टाइम लगेगा, है ना। एडिट हो रहा है तो एक्सेल सीट नहीं है कि एडिट किया 2 मिनट में लो फाइल दो। आप ये जो अनर्गल प्रेशर बनाते हो, इससे मतलब वो सब पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो फिर देगा तो अपने अकॉर्डिंग ना भाई, आप फास्ट कर लोगे, मशीन तो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी ना। तो ये भी होता है। तो पोस्ट प्रोड्यूसर हर कई लेवल पे, अब एक जैसे अब जो शो को हैंडल करते हैं, जो बड़े शोज, वो सब कुछ हैंडल करते हैं, बहुत चीज़ें हैंडल करते हैं, BFX हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट करते हैं चीज़ें। तो ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, और प्रोजेक्ट का मतलब वैल्यू कितनी। मान लीजिए छोटा प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कोई बड़ा पोस्ट प्रोड्यूसर तो नहीं हायर करेगा। वो ये चाहेगा कि यार एक बंदा होना चाहिए जो इन सब चीज़ों को मैनेज करे, है ना। वो क्रिएटिव वे में उतना इनपुट नहीं दे पाएगा, उसके लिए डायरेक्टर को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ कोई बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यू सीरीज़ है, फीचर फिल्म है, तो वहाँ फिर ढंग का पोस्ट प्रोड्यूसर हायर होता है और फिर वही पूरा हैंडल करता है। सर ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो एडिटर फेस करता है बट वो किसी को बता नहीं पाता, कि मतलब क्लाइंट की पर्सपेक्टिव से, एजेंसी के, डायरेक्टर के, या पोस्ट प्रोड्यूसर के, या उसके भी हेड से, सीनियर एडिटर से, मतलब ऐसे कौन से चैलेंजेस वो फेस करता है और वो बोल नहीं पाता, मतलब वो अकेले में ही एडजस्ट करता है या संभालता है? तो ऐसा कई बार क्या होता है कि जब मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो होती है, जहाँ कई बार डायरेक्टर या प्रोड्यूसर क्लाइंट ऐसे सोचते हैं कि अब एडिट पे कुछ अलग निकल के आएगी चीज़ें, अच्छा जादू हो जाएगा, जादू हो जाए, और कुछ तो करो। मतलब एक होता नहीं कुछ तो करो, या उसको 10 एग्जाम्पल अलग अलग चीज़ों को दे दिया जाएगा कि ये देखो इन्होंने कितना अच्छा। तो एडिटर फिर वहाँ सोचता है कि भाई तुमने किया क्या, पहले ये तो देखो, है ना। ये इतनी जो आप मुझे ब्रीफ कर रहे हो, यही चीज़ आप पहले कर लेते प्री प्रोडक्शन पे, है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक क्या हुआ था, एक किसी राइस ब्रांड का शूट था, तो उन्होंने किसी फॉरेन एड को प्रॉपर कैमरा का जो एक ट्रांजिशन होता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको प्रिपेयर किया, बट वो रिवॉक का रिव्यू की हो गया। अच्छा समझा मैं, हाँ है ना। तो अब जब वो एडिट पे आया तो वो बने ही ना, चीज़ें ही ना हो। तो अब क्या हो, तो अब भाई एडिटर, आपने जो ब्रीफ किया एडिटर तो वही बनाएगा ना। करेक्ट। क्योंकि आपने जो किया शूट, जो चीज़ें हुई वो यहाँ होगा, तो वहाँ फिर एजेंसी और उनकी फाइट की नहीं। फिर अब एजेंसी कह रहा है कि मैं अपने ढंग से कराऊंगा चीज़ों को, अपने ढंग से एडिट करूंगा, तो फिर अब यहाँ एजेंसी की गलती, फिर आपने डायरेक्टर पे ट्रस्ट क्यों किया? करेक्ट। भाई डायरेक्टर का अपना विजन होगा ना, हो सकता है ठीक है उसने कॉपी करने की कोशिश की, बट उतना नहीं हो पाए जितना हुआ होता है ना, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। हाँ, अब आप जब एग्जीक्यूटिंग हो तब आप उसको रिवर्स करोगे तो चीज़ें और भी खराब लगेंगी। बट ठीक है, अब वहाँ पे अगर एडिटर को आप बोलते हैं यार आपका एडिटर कर नहीं पा रहा, या एडिटर
अरे तो एडिटर क्या करेगा, आपका ब्रीफ रिवर्स है, मतलब आपका ब्रीफ ये है, अब इसको चीज़ों को रिवर्स करना है तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको टाइम, मनी, सब चीज़ चाहिए ना। वो ऐसा नहीं होगा कि एक्सपेरिमेंट एक दिन में हो जाता है। जैसे अभी क्या होता है कि जैसे वही कि डिस्कस हो रहा था ना कि कोई कहता है कि इसको एक्सपेरिमेंट कर लो यार, है ना, आपने तो एक लाइन बोली, यहाँ 4 घंटे की, मतलब ऐसा करके देख सकते हैं क्या? हाँ। और ऐसा करके देख सकते हैं, टाइम तो पूरा एक दिन चला गया। हाँ, मेक इट लाइक लार्जर देन लाइफ, है ना। ये जो लाइन है ये एड एजेंसी की एक ऐसी फिक्स लाइन है, ये जहां भी उठाओ चेप दो, है ना। करेक्ट है। फिर उसके बाद अपना क्लब में बैठो, अब दे दिया उनको, म्यूजिक वाले को भी मेक इट लार्जर देन लाइफ। वो बेचारा सोच रहा है कि अरे ब्रीफ क्या है, करेक्ट है ना। तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और मैं आपको बहुत फैक्ट बताऊं कि कई बार तो मैं मतलब एड को ना मैकेनिज्म मानता हूँ, मैं उसको मानता ही नहीं हूँ कि ये फिल्म है। वो पूरा एक फिक्स पेस पे चीजें चलती है। आर्ट अलग चीज है, ऐसा नहीं आर्ट में भी बनती है, आप सभ्यता के देख लो या कभी सैमसंग की जो फिल्में आती हैं, मतलब वो एक अलग, एड में भी होता है आर्ट, लेकिन बहुत हद तक मैकेनिज्म होता है। करेक्ट। कि बेचारा डायरेक्टर जो सोचता है एजेंसी वाले उसको रिवर्स कर देते हैं, सेट पे पहुंच एजेंसी वाले पहुंचते हैं तो वो उनकी क्रिएटिविटी अलग जग जाती है, वहाँ उनका दिमाग खराब कर देते हैं, बहुत सारी चीजें होती। तो वो अब इसके बावजूद भी अगर अच्छा ऐड बन रहा है तो वो हेड्स ऑफ है सबके लिए। हाँ, वो तो फिर अच्छा है। अच्छा, वैसे जनरली मैं पूछूं तो आपके अकॉर्डिंग, मतलब नॉट इन एड्स, नॉट फिल्म्स, मतलब टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि एक एडिटर को कितने चेंजेस दे देने चाहिए, मतलब क्लाइंट के लिए, या फॉर एग्जांपल ऐड की बात करूं तो कितने चेंजेस दे देने चाहिए? मतलब जेन्युइनली देखो तो आप ऐड फिल्म में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 चेंजेस है, मैक्सिमम 3 चेंजेस, क्योंकि स्टोरी बोर्ड बनकर आया आपका, कुछ फाइनल शॉट वही हो रखे हैं। हाँ, ऐड पे जितना प्री पे काम होता है मुझे नहीं लगता किसी डिपार्ट होता है, बट ऐड पे एक्स्ट्रा काम होता है। 2 बार पीपीएम होता है, करेक्ट, स्टोरी बोर्ड, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ फ्रेम बाय फ्रेम आप फाइनल रखते हो, करेक्ट, फिर भी आप जाके एडिट पे चेंजेस करते हो। अब आप पॉइंट ये भी हो सकता हो कि एडिटर उस विजन को ना निकाल पा रहा हो, पॉइंट ये भी हो सकता है, दोनों पर्सपेक्टिव है। तो अब भाई अब क्लाइंट और डायरेक्टर को जो चाहिए तो चाहिए, है ना, लेकिन अगर फिल्म बहुत शॉर्टेड है, बहुत कट टू कट है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अगर क्लटर डायरेक्टर ने नहीं बटोरा हुआ है एडिटर को, कभी आप ऐसे बोल दे तो कि यार हम सिर्फ 10 चेंजेस करेंगे या सिर्फ 5 चेंजेस करेंगे, 7 चेंजेस हम नहीं करेंगे, ऐसा होता है। अब तो कई बार मतलब जैसे सपना संभालती हैं सब चीज़ें तो ब्लेंड वो डाल देती हैं कि इसमें इस बजट में इतने चेंजेस अलाउ हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अभिषेक तो कहीं तो रोकना पड़ेगा, मतलब क्रिएटिविटी के साथ ना आप कमर्शियल भी है, हमारा ब्रेड बटर इसी से चल रहा है, शौक के लिए तो काम नहीं कर रहा है ना कोई आदमी। तो हो सकता है आपका शौक हो, आपके लिए 10 काम, बट अगले के लिए वो सब कुछ है, करेक्ट। तो एक ही काम को इतनी बार कर, मतलब आपके शौक को कब तक पूरा करिए, शौक के लिए फिर पैसा चाहिए, फिर आप उतना वो डाल के रखो, चीज़ें क्लियरिटी रखोगे तो। और 70-80% डायरेक्टर बहुत क्लियर होते हैं एडवर्ड में, मैंने देखा, वो निकाल लेते हैं। कुछ होते हैं, कई बार सर्कमस्टांसेस होती हैं एजेंसी की, क्लाइंट की, चीज़ों की, तो उसमें बाउंड हो जाते हैं, फिर उसमें। और कई बार क्या होता है कि मेन जो क्लाइंट है, जो हेड है, उसने पीपीएम ही नहीं देखा है, उसने उसको स्टोरी बोर्ड ही नहीं पता है। अब जो हायरार्की होती है ना, तो अच्छा हमारे यहाँ एक चीज़ और है, जितनी हायरार्की उतना एक्सपेंसिव। अच्छा, मतलब ये बहुत ब्लेंड है, क्योंकि अप्रूवल्स एक स्टेप पे जाएगा, हायरार्की कम तो बजट ऐसा नहीं कम नहीं होगा, बट हाँ उसका बजट, बट वो हायरार्की का बजट है। क्योंकि वो क्या होता है, पहले खुद वो जस्टिफाई होती है वहाँ, चीज़ें वहाँ बनती नहीं, वहाँ जस्टिफाई होती हैं कि पहले मैं अपने बॉस को जस्टिफाई करूँ, फिर ये बॉस उसको जस्टिफाई करेगा, फिर वो उसको जस्टिफाई करेगा। तो जहाँ जस्टिफिकेशन वाला काम होता है, और ये खासकर जैसे जहाँ बड़ी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वहाँ ये सब बहुत चलता है। सर, फीचर फिल्म की बात करी आपने, तो थोड़ा फीचर फिल्म का एडिट कैसे स्टार्ट होता है, मतलब वो क्या प्रोसेस रहता है जनरली? हाँ, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो फीचर फिल्म में कैसा होता है कि थोड़ा उसका प्रोसेस डिफरेंट है। तो फीचर फिल्म आज भी रील वाइज एडिट होती है। जैसे पहले फिल्मों में आप देखते होंगे, जब फिल्म शुरू होती थी तो लिखा होता है 9 रील, 10 रील, 11 रील की ये फिल्म है। तो सेम फॉर्मेट आज भी यूज होता है, क्योंकि फिल्म 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, तो टाइमलाइन पूरी 1.5 घंटे के एक साथ नहीं बनाई जाती है। वो पहले डिसाइड हो जाता है कि ये 10 मिनट का चंक होगा, मान लीजिए इन टू आउट
कहीं पे फेड इन लग रहा है या एक सीन खत्म हो रहा है 20 मिनट बाद, तो वो एक रील 1 बना ली गई। अच्छा 25 मिनट बाद एक सीन रैप अप हो रही है तो पूरा एक सीक्वेंस खत्म हो रहा है तो रील 2, ऐसे करके डिवाइड कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। 3 रील 4 रील 5 रील जो भी बन रही हो, तो वो रील फिर वो रील वाइज ही काम होता है। पहला रील फिनिश होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फोर्थ होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट में जाना है मान लीजिए, तो पहली रील बन गई, अब उसमें कुछ एडिट बीएफएक्स है, कुछ काम है, ग्रेड होना, तो वो पैरेलली वो भी चलता है। अदरवाइज अगर नहीं भी हो रहा है तो पूरी रील लॉक हो गई। अब जैसे ग्रेड होना है तो ग्रेड पे भी लोड नहीं होता, और रील वाइज ग्रेड करते जा रहे हैं और भेजते जा रहे हैं। कुछ भी चेंजेस है तो रील वाइज होगा। ऑडियो पे चेंजेस हो रहा है तो ऑडियो में भी रील वाइज की, उनके भी रील वाइज जाता है। पहली रील बना के उन्होंने भेज दी, सेकंड भेज दी, अब सेकंड में कुछ चेंजेस है तो सेकंड का ही आउट निकलेगा, सेकंड का ही ऑफलाइन जाएगा। तो पूरे इन आउट 2 घंटे 3 घंटे ऐसा नहीं जाता, क्योंकि इकोसिस्टम भी बनाना पड़ता है। लॉन्ग फॉर्मेट होती है, हैवी होती है चीज़ें, तो आप अगर उसको सोचो कि करने को आज की जो मशीनें हैं सब हैंडल कर लेंगे सब, लेकिन वो जो एक पुराना जो अपना एक तरीके से पैटर्न बना हुआ है वो उसी फॉर्मेट पे पूरा रील वाइज ही काम होता है। फिर लास्ट में जब मास्टर बनता है तब जाके चारों रील को एक साथ रख के फिर निकाला जाता है। बट मैं इसमें ऐड करूँ सर, आप लोगों को किसमें मजा आता है? मतलब आपका इंडिविजुअल पूछ रहा हूँ मैं, मतलब प्रोडक्शन हाउस को तो ठीक है, दोनों का बता रहे हैं इनफैक्ट, कि आपको फिल्म्स में मजा आता है या एड्स में या ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, या किस तरीके के? ज़्यादा मज़ा तो लॉन्ग फॉर्मेट में आता है। तो हमारे पास जब फीचर्स आती है या सीरीज़ आती हैं कोई, जैसे यहाँ जो वेब सीरीज़ वगैरह बनती हैं या डॉक्यू सीरीज़ वगैरह, तो मज़ा लॉन्ग फॉर्मेट में ज़्यादा आता है, क्योंकि वो आर्ट का काम होता है। हमने अभी मणिपुर की एक फिल्म की थी, मणिपुर का डायरेक्टर था, आप बिलीव नहीं करोगे वो मणिपुर लैंग्वेज में थी, लेकिन वो जब यहाँ फिल्म पोस्ट हो रही थी तो पूरा स्टूडियो लास्ट में जब उनका यहाँ प्रीव्यू होता हम सब बैठ के देखे थे। अच्छा, इतनी इंटरेस्टिंग फिल्म थी। अच्छा, और सबको मज़ा भी आया था, डायरेक्टर यहाँ थे, तो क्या होता है ये मज़ा होता है उसमें। करेक्ट। और आप सोचो वो डायरेक्टर वहाँ पे रह के रीजनल फिल्म बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने, पोस्ट पे भी बहुत मज़ा आया था हमें काम करने में। तो जो लॉन्ग फॉर्मेट होती है फीचर फिल्म में से, तो थोड़ा आर्टिस्टिक वे में होता है। करेक्ट। टीम को भी बहुत मज़ा आता है उन सब काम, लॉन्ग टाइम एक प्रोजेक्ट पे जुड़ने प्रोजेक्ट पे। करेक्ट। ऐड क्या होता है कि ऐड अच्छा होता है, कमर्शियल होता है, बट वो वही मैंने बताया बहुत मैकेनिकल होता है। मैं वो फास्ट पेस है, फास्ट पेस है, टक टक टक, वो 20-20 मिनट 10-10 ओवर का मैच हो गया, ओवर द मैच। और उसमें मतलब बैक एंड फोर्थ, और मतलब कई बार तो बहुत बीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, ऐड तो छूना भी नहीं चाहते, वो बोलते मेरा हाथ खराब हो जाएगा। अच्छा। तो बीएफएक्स में खासकर आप जो फिल्म करते हैं वो ऐड नहीं टच करते, इसीलिए आप मुंबई में देखते होंगे कि जो लॉन्ग फॉर्मेट का पोस्ट हाउस है उन्होंने सेम हाउस उन्होंने डिफरेंट बना रखा है, वो अपना शॉर्ट ऐड के लिए बहुत डिफरेंट अलग डिपार्टमेंट। हाँ, क्योंकि जो आर्टिस्ट हैं वो भी वो क्रॉस नहीं होना चाहते हैं, तो वो अपना अपना स्पेशलाइजेशन भी हो गया है। सर कुछ लॉन्ग फॉर्मेट या फिल्म्स के नाम बताना जो लोगों ने डिलीवर किए हैं। हाँ, अभी रिसेंटली हमारी 3 इंडियंस करके एक शेमारू पे गई है, एक हमने बहुत पहले उस पर की थी, बाहर की फिल्म थी, अफगानिस्तान का एक डायरेक्टर था, वो अमेजोन पे रिलीज किया था उन्होंने। और एक ऊबर मैन है, एमएक्स प्लेयर पे पड़ी है, ऊबर मैन करके। और डिस्कवरी पे एक शो गया, आई शुड स्टे होम एट होम, ये गया है। एप्पल टीवी पे हमारी एक सीरीज गई है, वो है इक्वल्स। आपने एक गाना सुना होगा जेडा नशा, नशा, तो उनका उस पहले सीजन का वो गाना था, तो उन्होंने सेकंड सीजन बनाया। तो जो बहुत फोक म्यूजिशियन होते हैं आपके गांव में या कहीं पे, उनके ऊपर एक डॉक्यू सीरीज बनाते हैं, वो सीरीज टाइप का बनाते हैं। तो अभी सेकंड सीजन जो हुआ था यहाँ हुआ, तो एप्पल टीवी पे पब्लिश है। तो ऐसे ऑलमोस्ट हर ओटीटी पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गया हुआ है। सर जैसे आपने फिल्म्स बताए आपके बेस्ट प्रोजेक्ट, ऐसे कुछ एड्स भी रहे होंगे? ऐड बहुत सारे निकले हैं, जो भी रिसेंटली अभी एक एलन कोचिंग का बहुत बढ़िया निकला है, रन टीवी का है, सैमसंग का है, और एक हॉन्क्स किचन का था, मामाअर्थ का है, और एक आपका स्पोर्ट्स बाजी का, वो बहुत बढ़िया निकला। बहुत आप जान मुझे कह रहे हो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ इसलिए ना। नहीं वो बहुत अच्छा गया था। नहीं वो मेरे को तो मतलब पर्सनली मेरे प्रोजेक्ट्स में मेरे को मेरा बेस्ट प्रोजेक्ट लगा था वो। नहीं बहुत बढ़िया निकला था वो। तो इस तरीके के हैं। अच्छी बात है सर, मेरे प्रोजेक्ट को भी आप कंसिडर कर रहे हो अच्छे प्रोजेक्ट में। अच्छा निकला वो मुझे पता नहीं जामुझ के कर रहे हो। नहीं अच्छा निकला है वो पक्का। अगर उसी प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मेरे एक जो जैसे
कुछ शॉट जैसे क्लाइंट एजेंसी के जो कट रहे होते हैं, मैं उसी पे आता हूँ कि जैसे वो एक बाल्ड वाला शॉट था, हाँ। कि मेरे को वो चाहिए था मेरी फिल्म के अंदर, हाँ। और उनके 20 सेकंड में वो फिट ही नहीं हो रहा था, तो हटाना पड़ा था। तो ऐसे चैलेंजेस तो मतलब डायरेक्टर तो फेस करता था। आप लोगों को भी कभी मोरल डाउन हो जाता हो कि यार इतने अच्छे 4 शॉट कटवा दिए यार? नहीं, अब पता है क्या होता है, कभी कभी ना इनसे मजा भी आने लगा है। अच्छा, कि मतलब ठीक है कट करना है ना, जैसे हमारे यहाँ क्या कि अगर आपने टाइम बता दिया इसको 20 सेकंडर बनाओ, और ये 15, तो कट करने में बहुत मजा आता है। उस चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है। हाँ, कि यार अब इस टाइम में इसको फिट बनना अच्छा मतलब मैसेज भी डिलीवर हो। हाँ। तो ये सब चीजें करने में मजा आता है। मतलब यहाँ की यार 20, जैसे क्या होता है, जैसे प्रोमो है, फिल्म का प्रोमो बनता है ना, तो फिल्म का प्रोमो होता है कि भाई इतने में पूरी स्टोरी रिवील नहीं होनी है, और सस्पेंस पूरा क्रिएट करना है, तो वो मजा आता है काम करने में। ठीक है, तो जैसे ऐड के साथ भी होता है। आजकल ऐड में तो कैसा होता है ना कि जैसे हॉटस्टार वगैरह पे चलते हैं 10 सेकेंडर है, 15 सेकेंडर है, सेकेंडर हो गया, बट स्टोरी भी जानी है, तो उसमें मजा आता है कि ठीक है अब मैं काटता हूँ इसमें। बट आपको ये चीज़ इरिटेट करती है क्या कि 60 सेकेंडर का अगर फिल्म है, एड फिल्म की बात करूं, तो फिर उसका 5, 10, 15, 20 सेकंड अलग बन रहा होता है? हाँ, तो पहले इरिटेशन होता था, लेकिन अब कमर्शियल वाले हमारे यहाँ ना वो उसका चार्ज लेने लगे, तो मजा आने लगा है। आप कह रहे 2 सेकंडर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पैसे बढ़ने चाहिए। बनाओ, कितने रेशियो बनाने सबके पैसे। और मैम और चाहिए क्या सेकंडर? 20, 19, 18, 17 सब मंगा लो, सब मंगा लो। सही नहीं। अच्छा सर, मेरे को इंटर्नशिप का पूछना था, जैसे कि मतलब नए एडिटर्स इंटर्नशिप करते हैं या प्रेफर नहीं कर रहे आजकल करने के लिए? एक्चुअली आज के सिनेरियो में क्या हो गया मैं आपको बताऊं, एक सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ गया है ना, जिसे आप यूट्यूब पे नॉल पे देख के लगता है। करेक्ट। तो उन सब के चक्कर में क्या होता है कि इंटर्नशिप के लिए लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन हमें भी देखना होता है कि अब आपको अगर बहुत जीरो से है तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आपको करके आना है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि फिर तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया। करेक्ट है ना, तो आते हैं लोग, लेकिन हाँ आजकल वो हो गया कि 2 महीने यूट्यूब से सीखा, तीसरे महीने से वो अपवर्क पे फ्रीलांसर बन गए। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो अच्छा करना चाहते हैं चीज़ें वो ढूंढते रहते हैं, कई बार अप्लाई भी हमारे यहाँ करते हैं, हमारे यहाँ प्रोसेस है, वो लोग करते हैं इंटर्नशिप। और ये जो ऑनलाइन आते हैं एकदम से 2 महीने में क्रैश कोर्स, 3 महीने में क्रैश कोर्स, 1 महीने में क्रैश कोर्स, वो एडिटिंग कोर्स क्या होते हैं? वो मतलब वो फ्रूटफुल होते हैं पब्लिक के लिए? मतलब आप किसी यंग एडिटर को बताना चाहो तो कितने फ्रूटफुल होते हैं? मतलब मैंने तो आज तक अभी तक ऐसे, एक्चुअली इसके पीछे रीज़न है, जब आपने एक सफ़र तय किया है, मान लीजिए यहाँ से आपको इंडिया गेट जाना है, आपने अगर सफ़र वहाँ तक का तय किया तभी आप उसके बारे में बता पाओगे। करेक्ट। अब यहाँ से केवल कोई राजीव चौक या उसके पहले तक ही गया है, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, अब वो बता रहा है चीज़ें, तो थोड़ा तो मिसगाइड करेगा। करेक्ट। तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि या तो फिर वहाँ पहुँचा हुआ बंदा, तो मनी मेकिंग बिजनेस हो गया। हाँ, मतलब वो एक मतलब इंस्टेंट, या आप कह लो कि लोगों को, और अच्छा क्या होता है कि प्राइस ऐसा होता है लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है। कर लिया और वो बुकिंग में खेल, मल्टी बुकिंग में खेल रहे होते हैं। हाँ, वो मल्टी, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया दूसरा करता हूँ मेरे अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरीके की, लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोर्स गलत नहीं है। हम जो मेरा एक ऐप है WCA देवेश करके, मैंने उसमें भी अब जैसे कुछ कोर्सेज डाले हैं, लेकिन उसमें हमारा क्या है कि हमने बहुत बेसिक से लेके चीज़ों को बताया, और उसमें एक ऑप्शन है कि आप प्रॉपर अपना ऐप के अंदर एक चैट है, क्लियरिटी रखनी है आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, फीडबैक लेना है, क्योंकि क्या होता है आपने सीख तो लिया, आपको गलत तो सही नहीं बताएगा तो आप सीखें, तो वहाँ पे मुझे लगता है ये मिस कर जाते हैं। और मेन वही है कि मैंने जो देखे हैं कि ज़्यादातर लोग ना, अगर कोई परफेक्शनिस्ट बता रहा है, समझा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो अच्छा ही बताएगा, और उससे आपको 1 घंटे भी कुछ सुनने को मिल गया तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये है। और सर इसी में अगर मैं ऐड करूँ कि एक जो नया आर्टिस्ट होता है या नया एडिटर है, वो बिगिनिंग में क्या मिस्टेक्स कर रहा होता है एज ए बिगिनर? अगर वो कुछ सॉफ्टवेयर की मिस्टेक्स कर रहा है, या क्या मिस्टेक्स वो करता है जनरली जो उसको नहीं करनी चाहिए? तो बिगिनर्स क्या होता है ना कि बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं, उनको लगता है कि मुझे कल से मेन प्रोजेक्ट मिले और मैं एडिट करना शुरू करूँ, मैं राजकुमार ईरानी बन जाऊँ। हाँ। तो यहाँ मैं क्या होता है, जब हमारे इंटरव्यू होता है ना, तो कई बार ऐसा आता है 4 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे पूछ लो सेफ एरिया क्या होता है, पता ही नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये तो बताया ही नहीं गया, इम्पॉर्टेंट है।
अब उसके पीछे रीज़न मैं बता रहा हूँ, जब से टीवी इंडस्ट्री से चीज़ें डिजिटल में गई हैं, तो जो डिजिटल में जिन्होंने आंखें खोली उनको पता ही नहीं सेफ एरिया क्या होगा, क्या ही होगा। चला भी गया। टीवी में क्या होता था, सेफ एरिया से 1 सेकंड इधर भी गया तो कट गई चीज़ें, आपका टेक्स्ट उड़ गया, तो वहाँ तो लंका लग जाती थी। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऑन एयर ही तो होना है, क्या ही कटेगा, है ना। तो जैसे तो ये मैंने बहुत बेसिक चीज़ बताया। तो क्या होता है, लोग ना बेसिक चीज़ों को बहुत ध्यान नहीं देते हैं। तो बिगनर्स को और जो भी आ रहे हैं, थोड़ा तो उनको बेसिक पढ़ना, थोड़ा मतलब आपको फिल्म मेकिंग के बारे में समझना है कि शॉट्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, ये बहुत बेसिक है। आपको आप अगर 9th 8th 9th के हिंदी के क्लासेस में हमें रस पढ़ाए जाते हैं, इतने तरीके 7 तरीके, अगर वो सब आप जान रहे हैं तो यही सब आपको हेल्प करता है एडिटिंग। आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ा है तो वो सब आपको ये बताता है कि भाई आपकी फाइल डिजिटल है, रॉ फाइल में कितने पिक्सल्स हैं, कहाँ क्या क्रॉप होगा, क्या चीज़ें होंगी, ये आपको जानना ज़रूरी है। उससे एड ऑन होता है। आपको एज अ एडिटर आपको बेसिक ये पता होना चाहिए एथिक्स क्या होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोड ऑफ कंटेम्प्ट क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। अदरवाइज एक लाइन से किसी एक का शो खत्म हो जाता है, आपको पता है, आपने देखा होगा। एक लाइन से क्या क्या चीज़ें खराब हो जाती हैं। 2 सेकंड की वीडियो से आपने कभी बीच में एक कंट्रोवर्सी सुनी होगी कि एजेंसी ने कितने यूट्यूब चैनल को बंद करवाया, 2 सेकंड 9 सेकंड। वो एजेंसी गलत नहीं है, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, करेक्ट, आपने यूज किया। ये आपको, इसका मतलब आपको कॉपीराइट एक्ट या एथिक्स के बारे में नहीं। तो यहाँ पे मैं एडिटर्स को भी बोलता हूँ कि आपको जानना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है कि आप इंडिया का मैप यूज कर रहे हो, कौन सा मैप यूज कर रहे हो, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये क्या हो गया, हो सकता है प्रोड्यूसर, हो सकता है डायरेक्टर ने शूट करके लिया है, कभी कभी क्या होता है नहीं ध्यान जाता है, करेक्ट, है ना। गेम ऑफ थ्रोन में स्टारबक्स का कॉफी चला गया था, अब वो चाहे मार्केटिंग हो चाहे जो हो, करेक्ट चला गया था ना, करेक्ट। तो कई बार आपको ध्यान देना होता है कि सर मेरे को, आप अब माल बोल दिया कि सर मेरे को लगता है ना ये लाइन ना दिक्कत कर देगी, काट देनी चाहिए। तो आपने एक क्वेश्चन तो डाल दिया उसके दिमाग में, करेक्ट। वो अपने फिर लीगल से पूछेगा कि सर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या अगर जा भी रहा है कहता नहीं मैं देख लूंगा, तो कम से कम आप एज एडिटर अपना काम तो आप तो रिस्पॉन्सिबल बनो। तो कई बार एडिटर सोचते हैं ये मेरा काम तो है नहीं, बट लेकिन आपको मीडिया एथिक्स, बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ, ये सब जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। और सर कभी ऐसा हुआ है आपके साथ शूट करते करते अपने पुराने एक्सपीरियंस में, या अगर आप गाइड भी कर पाओ, कि कोई प्रोजेक्ट डिलीट हो गया या फाइल करप्ट हो गई या हार्ड ड्राइव कुछ इशू हो गया, ऐसी कुछ कभी सिचुएशन फेस करी आपने? तो इसमें ना क्या होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डिजिटल में ना 3-2-1 बैकअप का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कहीं एक जगह रखा है तो ये उड़ सकता है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। और आप अगर अब डिजिटल में काम कर रहे हैं तो ये आपके साथ होना है। अच्छा। ये आप ये मान के चलो कि ये भगवान है, हाँ। ये हार्ड डिस्क भगवान है, हाँ। है ना, ये नहीं। तो ये जैसे हमारे यहाँ भी 3 बैकअप किसी भी प्रोजेक्ट का रहता है, प्रोजेक्ट का, हाँ, सर्वर में रहता है, क्लाउड पे रहता है, हमारे घर पे भी ड्राइव्स रहते हैं, जैसे जो इन हाउस हमारा काम होता है या कोई लॉन्ग फॉर्मेट चल रहा होता है। तो क्लाउड सर्वर में क्या होता है, हमारे यहाँ जो डेली एडिट होता है उसका एक एक्सएमएल निकलता है, वो एक्सएमएल हम डाल देते हैं। अच्छा। अब एक्सएमएल क्या होता है कि जो आपके पास डेटा है वो ऑब्वियस सी बात है क्लाइंट के पास है आपकी। मान लीजिए आप एडिट कर रहे हो, आज प्रोजेक्ट उड़ गया, क्रैश कर गया, क्या करोगे आप? अब एक्सएमएल होने से आपके पास क्या, आपने प्रोजेक्ट को रिकवर कर लिया विदिन सेकंड में, स्मार्टनेस। तो ऐसा होता है कि कई बार मतलब आप काम कर रहे हो, एडिटर से गलती से डिलीट हो गई चीज़ें, अब वो तो कहेगा सर ये तो डिलीट हो गया एक सारी। हाँ। तो यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या आप एज एडिटर हैं तो आप सबसे पहले आप कॉपी बनाइए। वो डेट, लोग क्या होता है कि जैसे अभी हमें कोई प्रेशर दे कि सर अभी एडिट शुरू करना, हाँ करना, पहले डेटा तो लाओ, डेटा आ गया, अब एक जगह डेटा बैकअप काम शुरू हो रहा है लेकिन उसके पीछे डेटा बैकअप भी बन रहा है। और या मैं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है पोस्ट प्रोडक्शन में खासकर कि क्लाइंट खुद बैकअप बना के रखता है, मैं उसको बोल के भी रखता हूँ कि ये जो हार्ड डिस्क छोड़ के जा रहे हो आपके घर पे है कि नहीं है। हाँ, नहीं है तो इसको कॉपी करो और इसको ले जाके आप घर में रखो। करेक्ट।
एक बैकअप तो रखो ही रखो। बैकअप होना बहुत जरूरी है। और डिजिटल में आप ये मान के चलो कि चीज़ें डिलीट नहीं होती, चीज़ें करप्ट नहीं होती, तो ये तो फिर आप बिल्कुल ब्लैक आउट हो, मतलब तो होता है, ये सबके साथ होता है, बट हाँ बैकअप है तो कोई टेंशन नहीं है आपकी। अच्छा, जैसे ये भी रहता है, कैसे मैं अपने एडिटर्स को बोलता भी हूँ, क्योंकि मैंने कमर्शियल में देखा है, तो कि जैसे आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, आपकी एक टाइम लाइन है। हाँ। अब जब आपको अगर इसके फीडबैक पे काम करना है, आपकी तरफ से बेस्ट बन गई है, इसकी कॉपी बनाओ, पेस्ट करो, इसके फीडबैक पे काम करो। हाँ। फिर आप थर्ड आ रहा है इसका, तो इसके फीडबैक पे काम करो, मतलब हाँ। ये सही प्रोसेस है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज का जो टाइम, जो भी डेट है, आपने आज चेंजेस कर दिए, ठीक है, अब कल एक दोबारा चेंजेस आया, है ना, तो आपको पहले जो कल वाली टाइमलाइन थी उसको डुप्लीकेट करना है और कल की डेट डालनी है। और अगर वर्जन पे काम कर रहे हैं तो आप वर्जन 2 लिखिए, V2। इससे बहुत क्लियरिटी रहती है। तो जैसे हमारे यहाँ मल्टीपल्स एडिटर हैं, तो क्या होता है कई बार एक प्रोजेक्ट पे एडिटर्स काम करते हैं, तो वो यही करते हैं, डुप्लीकेट बनाएंगे, फिर अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर मान लो किसी का नाम नितिन है, तन्मय, तो TM, NI, शिवम, तो वो SH पता लग जाएगा भाई इसने प्रोजेक्ट ओपन किया ये किया था, इसने किया था, और इसका वर्जन यहाँ सेव है, यही है। ये जो मैनेजमेंट है, बिन मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, यही तो लोग ध्यान नहीं देते। कई बार लोग डाउनलोड करते हैं, चीज़ें डाउनलोड में छोड़ देते हैं, और कोई तीसरा आया डाउनलोड ही उड़ा दिया, अब मिल नहीं रहा है, या प्रोजेक्ट निकल गया, अब क्लाइंट 10 दिन बाद बोला यार मेरे को ना कलेक्ट करके फाइल भेज दो, आपने तो डाउनलोड उड़ा दिए, वो सारा ऑफलाइन हो गया। आपका पहला काम है मैनेज करना। करेक्ट। जितना आप मैनेज रहेंगे उतना आप टेंशन फ्री, क्लटर फ्री, सब कुछ रहेंगे। मतलब स्ट्रक्चर पूरा मैनेज करके रखो फाइल्स का, हर एक चीज़। तो ये मतलब बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको कॉपी, आपकी फुटेज का कॉपी बनाना एक्सपेंसिव भी है। हार्ड डिस्क आज के समय में बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो एज अ पोस्ट हाउस, एज अ एडिटर हैं, तो आप अपने प्रोड्यूसर से मांगिए, आप उनको बोलिए कि भाई मेरे यहाँ कॉपी, आप अपने यहाँ रखो, मेरे यहाँ की कोई जिम्मेदारी नहीं। करेक्ट। लेकिन आप स्मार्टली आप अपने यहाँ भी कॉपी बना के रखो। आप जिस प्रोजेक्ट पे कॉपी कर रहे हो, गूगल ड्राइव पे 15 GB सबको फ्री मिलता है। करेक्ट। एक प्रोजेक्ट की फाइल 2 MB, 8 MB, 1 GB से ज़्यादा क्या ही होती है। आपने प्रोजेक्ट फाइल उठा के रात, आपने पूरा दिन काम किया, शाम में आप प्रीमियर किसी की फाइल आप उठा के उसमें ड्राइव में आपने डाल दी। करेक्ट। कल सुबह इन केस आपने ऑन किया, सिस्टम में नहीं ऑन हुआ, कुछ भी हो जाता है, ड्राइव पे तो पड़ा है। और आप ये मत सोचो कि एप्पल, विंडो, लिनक्स, कुछ भी है है, तो आपके पास ऑनलाइन सर्वर पे तो ड्राइव पड़ी हुई है। तो ये डिजिटल में काम करते हैं तो आपको सेफ्टी बैकअप बहुत जरूरी है, ये रखना। और सर ये अपना म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स, ये कितना सपोर्ट करते हैं किसी फिल्म को? ये तो जान है, ये तो किसी फिल्म की ना, मतलब आप साउंड डिजाइनर आप ले लो, फिल्म मेकिंग में या किसी एड में, किसी रील में आप देख लो, एक छोटा सा साउंड इफेक्ट कितना उसको डेप्थ ले जाता है। जब लोग रील स्क्रॉल करते हैं, बहुत लोगों को खुद नहीं पता होगा कि आपके जो ये मीम्स के आप लगाते हो, वो डेप्थ में आपको रोकता कौन है? वही साउंड रोकता है। विजुअल जो सिंकिंग है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब साउंड का तो इतना रोल है कि मतलब वही है कि जितना वीडियो उतना ऑडियो। तो साउंड डिजाइनिंग का, म्यूजिक का, साउंड मास्टरिंग का बहुत बड़ा, मतलब अब देखिए आधी इंडस्ट्री तो इसी पे रुकी हुई है। आप थिएटर में हम क्यों जाते हैं? साउंड एक्सपीरियंस, थिएटर देखने तो जाते ही हैं, लेकिन हमें चाहिए साउंड भी बढ़िया चाहिए यार, मजा आएगा इस फिल्म को। जैसे अभी कोई फिल्म आती है, आपको ड्रीम है नहीं मैं इसको थिएटर, तो थिएटर में देखने मतलब स्क्रीन के साथ साउंड करेक्ट कि मुझे मजे लेना है। तो साउंड का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। और सर अपना ये CC में और अपना DI में कितना डिफरेंस है? CC मतलब वो एक प्रोसेस है, लेकिन क्या होता है कई बार बहुत स्मार्टली लोग कहते हैं यार इसको सिर्फ CC कर दो। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूं। कि वो सोचते हैं कि बिलिंग नहीं होगी। तो बट ऐसा है कि CC मतलब फर्स्ट स्टेप होता है जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, कलर करेक्शन, मतलब कलर को बैलेंस करना है। सब चीज़ों को पहले आप बैलेंस करो, फिर उसके बाद अब आप उसको क्या स्टोरी टेलिंग करनी है, कलर के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें करनी है,
तो वो होता है ग्रेडिंग, DI जिसको बोलते हैं। तो CC पहला वर्ड हो जाता है। मान लीजिए अब आप कोई शो कर रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट है आपका और उसमें बजट नहीं है, एडिटर को आपने बोला यार देख भाई DI का बजट नहीं है तो CC कर दे, CC करते। तो मतलब उसका मतलब ये होगा आप उसको कोई लट लगा के या ये उसको सिर्फ बैलेंस कर दो। जो आप नेचुरल में जो आपने शूट किया है, जो आपका रेक 709 में दिख रहा है, बस वो बैलेंस हो जाए कि जो कैमरे ने कैप्चर किया वो आपने यहाँ पे एडिट, उसमें ज़्यादा और कुछ नहीं करना। ज़्यादा कुछ करोगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। तो CC का मतलब हो गया फुटेज को बैलेंस करना, कि आपका सब कुछ रेड मतलब ब्लैक लग रहा है, वाइट लग रहा है, बस ये है। अब इसमें ग्रेड करना है तो आप वार्म देना है, कूल देना है, टील और जो भी है, फिर वो प्रोसेस है, वो मतलब वो तो आर्ट हो गया। तो अपग्रेडिंग में पहला प्रोसेस ही कलर बैलेंसिंग होता है, कलर करेक्शन जिसको हम बोलते हैं, कलर बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग के बाद फिर आप आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। और सर एक डायरेक्टर का एडिटर होना ज़रूरी है या एडिटर का सेंस होना, नॉलेज कितना ज़रूरी है? देखिए एडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना फिल्म मेकिंग में, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एडिटर बहुत अच्छा डायरेक्टर बन सकता है। और बहुत अच्छा डायरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं एडिटर होता है। भले ही वो कीबोर्ड ना चला रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में ना एडिट पूरा क्लियर रहता है। करेक्ट। तो क्योंकि क्रिएटिवली, अब एक जो प्रैक्टिकली एडिटर है वो बहुत अच्छा डायरेक्टर भी बन सकता है, क्योंकि शॉट कहाँ कट होना है। एक हमारे यहाँ एक फिल्म एडिट हो रही थी, एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने जब ख़त्म हुआ, टाइम नहीं था, तो उन्होंने बोला यार ये ना ऑन एयर जानी थी। मैं जब प्रीव्यू हुआ तो मैंने कहा सर फिल्म बढ़िया लग रही, कह रहे मैं इसमें ना अभी भी कट कर सकता हूँ। अच्छा। मैंने कहा, अब लिटरली मेरे को लगा कई बार यही सीखने का मौका था। मैंने कहा सर अब कहाँ कट होगा, मुझे समझना है। तो उन्होंने फिल्म को जब रोक के तो कुछ पॉइंट बताए, कुछ पॉइंट मतलब गिन के 6 फ्रेम होंगे, कह रहे आप ये कट करेंगे ना फिल्म अलग लगेगी। तो ये डायरेक्टर का विजन होता है, उसको क्लियर होता है कि वो मतलब उसको है क्लियरिटी होती है कि भाई ये कट होगा तो फिल्म लगेगी। और इसीलिए कई बार जब हमें आम आदमी नहीं समझ पाता है ना कि ये चीज़ अच्छी क्यों लग रही है, ख़राब क्यों लग रही है, उसके पीछे यही सब रीज़न होता है। कितना क्रिस्प है, कितना क्लियर अपनी चीज़ों को कन्वे कर रहा है, तो ये बहुत मैटर करता है। जैसे एडिटर टर्न्स डायरेक्टर जो है, मतलब सबसे बड़ा एग्जांपल तुम्हारे सामने राजकुमार हिरानी सर है। हाँ। ठीक है, आप कुछ नाम बता सकते हो ऐसे लोग जो हैं जो एडिटर से डायरेक्टर बने हैं? जैसे राजकुमार हिरानी तो थे ही, और वो एक क्या नाम है उनका जो गोविंदा की बहुत फिल्में करते थे, वो भी आई थिंक डेविड वो भी एडिटर थे। अच्छा। हाँ, वो बहुत अच्छे एडिटर हैं। प्रकाश झा भी मैंने सुना वो अपनी फिल्में शुरू में एडिट, तो मतलब आप जितने बड़े डायरेक्टर देखेंगे ना, वो कहीं ना कहीं वो टेबल पे बैठ के कट लगाया है उन्होंने, अच्छे जितने भी हैं। मतलब एक होता है कमर्शियली एडिटर कि भाई हम ब्रेड बटर अपने चला रहे हैं, एक होता है कि वो अपनी फिल्म पहले मैं काटूंगा। अच्छा। कि मुझे पता है, मतलब इवन DOP को भी बहुत क्लियर होता है, DOP को क्लियर होता है कि कहाँ कट लगेगा। क्योंकि इतना इनर इतना ही आउटर मेरा। हाँ। तो वो मतलब चलो डायरेक्टर से उनका ट्यूनिंग था, लेकिन उनको पता है कि भाई अब मेरे को यहाँ के बाद से कट लगना चाहिए। करेक्ट। तो अब देखिए सिनेमा में कैसा होता है, जो डायरेक्शन जैसे एड में और फिल्म में जो कट बोलने का टाइमिंग होता है बहुत डिफरेंट होता है। करेक्ट। जैसे आप यहाँ कब बोलते होंगे, जैसे ही एक्शन खत्म, हाँ, कट। हाँ ना, मैं अगर लॉन्ग फॉर्मेट कर रहा हूँ तो मैं कट नहीं बोलता, एज ए फर्स्ट एड ही। हाँ, मैं कट नहीं बोलता, वो मैं डायरेक्टर पे छोड़ता हूँ। तो अब क्या होता है कि लॉन्ग फॉर्मेट में ना एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होता है इमोशंस का, जो डिलीवर किया कैरेक्टर ना, आप डायरेक्टर सेटिस्फाइड हो गया, हमें सीन मिल गया, उसके बाद जो 1-2 सेकंड 3 सेकंड होता है ना, वो कई बार जान डाल देता है, जिसको सिनेमा ब्रेक भी बोलते हैं अपन चीज़ होती है। तो वो यही, अब ये एडिटर अगर डायरेक्टर को क्लियर है कि भाई अगर वो फट से कट बोलेगा तो मतलब रिलीज हो जाएगा, इमोशन हो सकता है वो होल्ड किया हो एक्टर ने, जो सीनियर एक्टर्स होते हैं आप उनके साथ काम करो, ये भी सीखने को बहुत चीज़ मिलती है। करेक्ट। तो वो बहुत मैटर करता है कि आप कट कहाँ पे। तो एडिटर मतलब आप भले ही कीबोर्ड ना चलाते हो, लेकिन आप यहाँ से तो एडिट कर ही रहे हैं फिल्म। जैसे एक डायरेक्टर हैं दिल्ली के, मतलब दिल्ली मुंबई दोनों ही करते, अली अहमद करके, तो उनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, तो मैं उसमें एक क्रिएटिव डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को बोला यार पाली मेरे को ना सेट पे ऑनलाइन एडिटर चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर मैं दे देता हूँ, मैं अरेंज करके दिया।
तो शाम तक ना उन्होंने हमारी जो फिल्म थी, हमारी एक्टिंग सुरेश रैना के साथ थी वो, तो हमारी 70% फिल्म रेडी हो गई थी। 2 फिल्में थी हमारी छोटी। मैं देख के बड़ा खुश हुआ, बहुत इंप्रेस हुआ। मैंने कहा ये तो बहुत सही किया आपने। तो मैंने कहा तो ये तू अपने डायरेक्टर में करा कर। मतलब मैंने फिर अप्लाई किया। मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये बहुत सही है, क्योंकि एड्स में वैसी टाइमलाइन क्रंच वरंच सब कुछ होता है। तो तब अली अहमद सर से मैंने ये सीख लिया। मैंने कहा आज के बाद कोई भी डायरेक्टर प्रोजेक्ट करेगा पाली, अपना ऑनलाइन एडिटर सेट पे रख, तेरी 70% फिल्में क्लियर है, क्लाइंट की अप्रूवल चीजें वीजें जितनी प्रॉब्लम हो रही है बैक एंड फोर्थ में बहुत सारी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि फ्रेश है माइंड। आपने उसी दिन शूट किया, उस दिन आपने एडिट कर लिया। उससे क्या होता है कि कई बार क्लाइंट का जो विजन होता है वो क्लियर हो जाता है कि भाई देखो ये चीजें हैं, अब इसको हम ले जाएंगे, पॉलिश करेंगे। बड़े प्रोजेक्ट में क्या होता है, आपका बजट बचता है, पैच शूट करना है, सेट लगा हुआ है, फट से कर लिए, है ना, आपको दोबारा नहीं आना है, आर्टिस्ट वहीं पे है, रिक्वेस्ट कर लिया कि सर मैंने एडिट पे चेक किया, थोड़ा सा आप भी देख लो। तो ये बहुत बेनिफिट होता है ऑनलाइन एडिट का। और अब इतना इजी प्रोसेस हो गया है ना कि आपका मतलब ऑनलाइन एडिट में कि मतलब ठीक है आपको प्रॉक्सी हाथ के हाथ बन जाती है ना। कई कैमरे तो डायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, नहीं हो रहा है तो आपका DIT वाले के पास इतना फास्ट सिस्टम है, फर्स्ट कार्ड से लगाया, वो कन्वर्ट हुआ, वो एडिट लगाया, तो चीज़ें फास्ट पेस पे आ गई और ईजी हो जाती हैं। ये तो फैक्ट है सर। जैसे कभी कभी लोगों को लगता है कि एडिटर बड़ी चिल जॉब है, बट वैसे मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि एडिटर को लेके जो मिसकंसेप्शंस है मार्केट में लोगों के, वो क्या है, आपको क्या लगता है? तो जैसे अभी परेश रावल जी ने कहीं पे इंटरव्यू दिया तो उसमें बोला कि जो है मुझे अब एडिटर बनना है, वो AC में बैठ के बढ़िया अच्छे होके काम करता रहता है। तो ठीक है, मतलब ये आर्ट की फील्ड है, अगर जब आपको अपने काम में मज़ा आ रहा है तभी वो काम है। लेकिन फिर भी मतलब आपको प्रॉपर प्रेशर होता है, आपके माइंड पे चीज़ों को डिलीवर करने का प्रेशर होता है। ऐसा प्रेशर है कि आपको कमर्शियल एंगल भी इन्वॉल्व है। करेक्ट। कि आपकी फिल्म जो फाइनल मास्टर आउट जाएगी उस पर कितना डिपेंड करता है क्या चीज़ें आ रही है। आज के समय व्यूज़ कितने आ रहे हैं तो कहते हैं एडिटर ने एडिट नहीं किया सही से, है ना। फिल्म पे सही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो यार एडिट लूज तो नहीं था, वो भी आप उसको अपने डिपार्टमेंट पे तो एक प्रेशर होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत मौज है या बहुत मज़ा आता है चीज़ों को। ऐसा नहीं कि AC वाली जॉब, कॉफ़ी वाली जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब बेचारे एडिटर कई बार ओवर शिफ्ट में काम करते रहते हैं और डिलीवरी पास आ गई है तो 17 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो पेनफुल लाइफ भी हो जाती है कई बार। लेकिन हाँ मज़ा भी आता है, लेकिन हाँ वो जितना दिखता है चिल उतना है नहीं एक्चुअली। मतलब वन लाइनर यही है कि उतना चिल है नहीं। करेक्ट। अच्छा सर, वैसे एडिटर की सोशल लाइफ बचती है? ऐसा कहा जाता है कि जैसे जब मैं एज ए AD काम करता था ना, तो मेरे जो सीनियर ADs होते थे वो कहते थे देख AD एक ऐसी जॉब है ना, तो यहाँ पे तुम AD हो तो मतलब तुम AD हो, तो तुम्हारी ना कोई गर्लफ्रेंड होगी ना कोई वाइफ होगी, मतलब अगर चाहते हो तो सब भूल जाओ, क्योंकि सारी गलती की वजह AD है और कुछ अच्छा हो गया तो AD कुछ भी नहीं है। तो ये AD का पॉइंट था। अब मैं जब एडिट में शिफ्ट हुआ तो एडिट में भी वही चीज़ है कि भाई इस फिल्म को निकालनी है, मतलब मेरे पास सिर्फ 12 घंटे टाइम है, सिर्फ 24 घंटे टाइम है, सिर्फ आज ही रात में देनी है, अभी शूट हो रही है 2 घंटे में देनी है, 3 घंटे में देनी है। और क्या हुआ कि उसने शेड्यूल कर लिया कि फ्राइडे को फिल्म आएगी, थर्सडे में शूट करूँगा, फ्राइडे को आपके पास फिल्म आएगी, आपको जो है एडिट करना है और आपको निकालना है। अब वो बेचारा अपना जो भी काम वाम रहेगा, अगर वो है तो ठीक है मैं फ्राइडे को यहाँ बर्थडे पार्टी में जाना, यहाँ जाना नहीं जाऊँगा, आएगा। अब वेट कर रहा है, पता चला फिल्म शूट हुई थर्सडे को लेकिन वो अभी तक डेटा ही नहीं आया उसके बाद। करेक्ट। तो उसका अब ये ना यहाँ जा सकता ना वहाँ जा सकता, या मान लो कुछ भी होगा तो, या वो फ्राइडे से शुरू हुआ, ठीक है मैक्सिमम सैटरडे तक फिल्म खत्म हो जाएगी, तुम संडे फ्री हो, लेकिन अब ऐसा हो गया कि पता चला कट रेडी नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हारा संडे भी जाएगा कि घर भी नहीं जा पा रहे हो। तो ये कई बार ऐसा होता है कि सोशल लाइफ नहीं बचती। लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान रखते ये मतलब चलो एक फन पार्ट हो गया, लेकिन सीरियस पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है ना इसको एक काम की तरह लेना चाहिए। सर जैसे दिल्ली में कुछ प्रोडक्शन हाउसेज है, ठीक है, जिनके लिए आप काम करते हो, हमने सेइंग कि आप किसी का नाम लो, बट आपको लगता है कि जब वो ग्रो, क्योंकि दिल्ली में प्रोडक्शन हाउस खुलते हैं बंद हो जाते हैं, या वो लेवल पे वो स्ट्रगल करके ऊपर आने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि गिनती क्लाइंट्स है सब पे, तो कुछ प्रोडक्शन हाउस ऐसे रहे हैं आपके पास जो काम कराने आए आपके पास, आपने अपना 100% दिया है, ऑफ कोर्स
बजट वाइज भी 100% दिया और काम वाइज भी 100% दिया, बट थोड़ा सा वो लेवल अप हुआ है तो दे मूव टू मुंबई फॉर द पोस्ट प्रोडक्शंस। ऐसा कई बार मतलब कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में वो लोग करते भी रहते हैं। क्या होता है कई बार जैसे वो मुंबई में शूट करते हैं तो उनको लगता है कि यहीं पे पोस्ट करा के ख़त्म कर लो, या कई बार अब जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ब्रांड है, बड़ी एजेंसीज है, तो वहाँ फियर हो जाता है क्योंकि उनको भी भुनाना है कि मैं मुंबई में यहाँ से करा रहा हूँ, यहाँ से चीज़ें करा रहा हूँ, एक जस्टिफिकेशन हो जाता है, बजट की जस्टिफिकेशन समझ लो। हाँ, तो उसके लिए उनको करना पड़ता है कि वो हो सकता है फिर ब्रांड पे जाते हो या चीज़ें जाते हो। तो ये मतलब ऐसे तो दिल्ली के प्रोडक्शन हाउसेस बहुत क्लियर रहते हैं क्योंकि उनको क्या है कि वो यहाँ काम कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं, अगर वो मुंबई में जा रहे हैं तो मुंबई में अपना करवा रहे हैं, मतलब पूरा काम वहीं फिर सेटल करके आ जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि ठीक है वहाँ से नहीं हो रहा है तो यहाँ हो जाता है, लेकिन हाँ ये पॉइंट जो आपका है ये है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोगों का मतलब अब वो एक्सट्रीम लेवल पे बजट है, चीज़ें हैं, तो अब मुझे जस्टिफिकेशन भी चाहिए, तो करते हैं लोग ऐसा ही। फिर दिल्ली के कुछ प्रोडक्शन हाउस बताओ जिनके साथ आप अच्छा काम कर रहे हो या रेगुलर काम कर रहे हो, या तो जो आपको लगता है कि ये बेस्ट काम कर रहे हैं दिल्ली में अभी। मतलब कई सारे हैं, जैसे एनाग्राम एक एंटरटेनमेंट है, शेड्स एंड मोशन है, और एक कैटलिस्ट डिज़ाइन है, ये इवेंट कंपनी। हाँ, मतलब ये इवेंट नहीं है, ये पूरा उनका 360 डिग्री है एक तरीके से, बट एज ए प्रोडक्शन हाउस भी काम करते हैं। तो उनके मेनली जो क्लाइंट है केंटारो और ये सब हैं उनके क्लाइंट्स हैं, ये हैं, और भी हैं, मतलब ऐसे फ्रंट पे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन हैं मतलब जो कंटिन्यू हमारे साथ काम कर रहे हैं। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, शायद मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको डर लगता है? डर तो लगता है सब चीज़ों से, किस चीज़ से डर लगता है? मतलब मैं जिसको अभी लग रहा है, काफ़ी इंडस्ट्री को भी लग रहा है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ एआई से। एआई से डर लग रहा है आपको? एआई से? अच्छा, एआई से डर नहीं लगता है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं। इसके पीछे रीज़न ये है, जो ऑटोमेशन इंडस्ट्री है, मतलब जैसे हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा सिंकेला या प्लूरलाइज, जो ऑडियो सिंक करता है, तो एआई नहीं है, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये आज के 10-12 साल पहले आया, जिसमें हम ऑडियो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, सिंक करके दे देता है। तो एआई तो नहीं है, बट उसका बहुत फर्स्ट ये एक बेसिक चीज़ ऑटोमेशन है। सेम चीज़ जब हम अपने सॉफ्टवेयर दा विंची में, इन सब चीज़ों में, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऑटोमेशन चीज़ें बहुत पहले से इंक्लूड होके आती हैं, कि जैसे मैजिक मास्क आपने सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया उसने, चीज़ों को वो कर लिया। तो एक तरीके से एआई से बहुत दूर है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एआई लर्न करता है और उसको सीखता है, फिर उसको अप्लाई करता है। ऑटोमेशन में चीज़ें फिक्स है, जो कर रहा है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि ये चीज़ें जब इस सॉफ्टवेयर में इंक्लूड है, तो सोचो अगर यही पूरी चीज़ एक ऐसा इंटेलिजेंस वाला सॉफ्टवेयर आ गया और ये सब कुछ करेगा, तो हमारा क्या होगा? करेक्ट है ना, कि मतलब जब ये पॉसिबल है कि जो मैनुअली हम ऑडियो सिंक कर रहे थे राइट क्लिक करके, वो एक बारी में हो रहा है। हाँ। तो ये तो चलो ऑटोमेशन है। अब इसी को कोई स्मार्टली इंटेलिजेंस या एआई आ रहा है, तो ये करेगा तो क्या होगा? तो वहाँ ये लगता है कि नहीं। बट मैं आपको बताऊँ, अपनी इंडस्ट्री का ना बहुत मज़ेदार चीज़ क्या है, एक इकोसिस्टम है। 100 साल हो गए इस इंडस्ट्री को, इससे ज़्यादा। सिर्फ ऑपरेशन चेंज हुआ है, मतलब मतलब फिल्म से डिजिटल है, डिजिटल प्रोसेस सब कुछ सेम है। करेक्ट। लाइटें उतनी ही बिक रही हैं, कैमरा उतने ही बिक रहे हैं, वो हर साल आ रहे हैं कैमरास तो। बाकी इंडस्ट्री में आप देखते होंगे शुरुआत में ख़त्म हो गई चीज़ें होंगी, ये इंडस्ट्री में क्योंकि एंटरटेनमेंट और इसके पीछे इकोसिस्टम है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो स्टार्ट टू एंड हैंडल करते हैं, जैसे सोनी है और भी बहुत, एरी है तो एरी बहुत सारी चीज़ों में। तो ये ना इकोनॉमिकल वे में, इकोनॉमी का ना बहुत बड़ा हिस्सा है, जो जहाँ यूएस से या अपने इंडिया, यूएस से मान लेते हैं, तो उन लोग इस चेन को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। तो ये अगर जैसे अभी क्या हुआ यूएस में, अभी पिछले 1 साल बहुत तगड़ा उन्होंने आंदोलन किया कि भाई एआई अगर आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको राइटर में आपको डालना पड़ेगा, इतने लोग मस्ट हैं, इतने लोग मस्ट हैं। उन्होंने पहले ही आंदोलन कर दिया। जब स्टूडियो ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया तो उन लोग काम करना शुरू किए। तो ये एक इकोसिस्टम है और ये ब्रेक होगा तो हो सकता है बेसिक लेवल पे हो, लेकिन इस लेवल पे नहीं। यहाँ ह्यूमन टच है।
और जो अपनी फील्ड है ना वो प्रॉपर ह्यूमन टच की फील्ड है, और ह्यूमन टच जो है ना वो अगर जब तक है तब तक एआई हाँ इजी कर सकता है। 10 लोगों का काम हो सकता है 3 लोग करने लगे। करेक्ट। जैसे बीएफएक्स में क्या होता है, रोटो आर्टिस्ट 1500 लग रहे हैं, हो सकता हो उनकी ना जरूरत पड़े, करेक्ट। 4 आर्टिस्ट कर रहे हो, 5 आर्टिस्ट जो ऑपरेट कर रहा है। स्टोरी बोर्ड अब जैसे सॉफ्टवेयर में बन रहा है। हाँ जैसे स्टोरी बोर्ड है, सॉफ्टवेयर बन रहा है, लेकिन आज भी ढंग का स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट ही बना रहा है। करेक्ट है ना, नहीं आ पा रही, नई चीज़ें आ पा रही। और एआई प्रैक्टिकली बहुत एक्सपेंसिव भी चीज़ है। मतलब आप उसको ऑपरेट करने जाएं, चीज़ें करने जाएं, ठीक है, वो सारी कंपनीज हाथ पैर मार रही हैं कि कैसे हम वीडियो इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लें, क्योंकि जो अभी समय है, आने वाला समय, सब कुछ वीडियो है, सब कुछ विजिबल है, तो वो चाहती हैं कि हमारा शेयर इसमें ज़्यादा आ जाए। लेकिन उसको कंज्यूम करना भी बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब आज के समय में आप जैसे हमारे यहाँ एआई का R&D चलता रहता है, एक DWCAI करके हमने डाला, तो हमारे पास बहुत सारे सब्सक्रिप्शन है। अब उसमें क्या क्रेडिट्स होते हैं, सही प्रॉम्प्ट नहीं डालोगे क्रेडिट्स खत्म हो जा रहे हैं। करेक्ट। तो अब वो क्या रहा है, वो एक्सपेंसेस हो जाते हैं, टाइम लग रहा है, किसी भी फिल्म मोनोटोनस होगी। तो वो अपनी इंडस्ट्री में ना ह्यूमन टच है। जैसे जब रॉल्स रॉयस बनी, जब गाड़ियाँ बनी, तो गिनी चुनी ब्रांडेड ही थी ना, मर्सिडीज, रॉल्स रॉयस, यही सब गाड़ियाँ तो नहीं थी। जिनके पास होती थी गाड़ी होती थी, नहीं होती, जिनके पास होती थी रॉल्स रॉयस या मर्सिडीज, नहीं तो नहीं होती थी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, बहुत सारी गाड़ियाँ आई, कंपनीज आई, लेकिन जो वो नीश मार्केट, जो मर्सिडीज उस समय अफोर्ड कर सकते थे, जो रॉल्स रॉयस, वो आज भी वही अफोर्ड कर रहे हैं। करेक्ट। बस जो सस्ती गाड़ियाँ आई वो बाकी लोगों के लिए आई। करेक्ट। तो एड फिल्म आप जान रहे हो कि जो ब्रांड अफोर्ड कर पा रहा है ना, करेक्ट 5 CR का, वो हमेशा करेगा और हमेशा वो उस पर खर्च करेगा। करेक्ट। फीचर फिल्म के साथ भी यही है कि वो ह्यूमन टच का है। जैसे अभी नेटफ्लिक्स पे एडोलेंस एक सीरीज आई थी, वन टेक शॉट, वन टेक, पूरी 4 एपिसोड, चारों आप बनाओ आप इसको, ठीक है। करेक्ट। मतलब वहाँ जहाँ ये ह्यूमन टच है। करेक्ट। एक फिल्म, मतलब आपको उसका एडिट का वे देख लो, है ना, सीन का डिस्क्रिप्शन देख लो, तो एआई को वहां तक पहुंचने में 100 साल लग जाएंगे। कि हमारी इंडस्ट्री जहाँ तक, उसका प्रॉम्प्ट क्या लिखेगा, वो उसका प्रॉम्प्ट क्या लिखेगा, है ना, कि इतना परफेक्शन। और दूसरा, यहाँ टेक्निकल ही नहीं है, इमोशंस भी हैं। आप शॉट लेते होंगे तो आपको ये रहता होगा ना, भाई इसमें इमोशन भी चाहिए। हमारा कैमरा क्यों चार्ज जाता है? करेक्ट, इमोशन के लिए जाता है ना, मतलब तो हर मतलब टेक्निकल प्लस इमोशन, तो ये जो मिक्सचर है ना, ये एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। मैं इसको डंके की चोट पे बोलता हूँ कि एआई इसको नहीं रिप्लेस कर पाएगा। और इससे डरना नहीं है। जैसे ये बाइक है, ये आपके पास बहुत मतलब एक हार्सफुल, जैसे कहते हैं पावरफुल बाइक आ गई आपके पास। अब उसको आपको चलाना कैसे है? तो एआई हमेशा बाइक है, आप राइडर रहोगे और आप ही चलाओगे इसको। और अपनी इंडस्ट्री में तो यही है। ये खूबसूरत एग्जांपल दिया लास्ट वाला आपने। बहुत बढ़िया सर। ऐसा हुआ है कि आपने कोई फीचर फिल्म एडिट करी है, ठीक है, और सब कुछ फाइनल जा चुका है, फिर आपको उसको दोबारा देखने मन करता है कभी? कई बार क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट को इतना देख लेते हो ना, लगता है कि अब यार ये हो गया है। हाँ, मतलब आंख बंद कर रहे हैं तो ही सही है। और वही प्रोजेक्ट थिएटर पे रिलीज हो रहा हो और आपकी फैमिली बोले कि यार ये तो थिएटर पे देख के आनी है, तब आप कैसे डील करते हो? तो मैं उनको कहूँगा कि आप WCA पोस्ट आ जाओ, यहीं के प्रीव्यू थिएटर में दिखा देते हैं। ये प्रमोशन कर लिया आपने। फिर मतलब क्या कन्विंस हो जाते हैं ऐसे, या थिएटर में जाना पड़ता है? हाँ, तब तो फिर जाना ही होगा। मान लो अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर उसका एक्सपीरियंस भी अलग है, चीज़ें अलग है, उनके लिए देखना पड़ेगा। और वो एक प्राउड फील रहता है ना कि अपना कंटेंट अगर थिएटर पे देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक बार हम मूवी देखने गए तो जस्ट इंटर कर ऐड जैसे चलते रहते, तो उसमें हमारे गवर्नमेंट का ऐड था, वो फुल स्क्रीन पे चल रहा था। अच्छा, बड़ी स्क्रीन पे। हमें सडन देखा रही है तो अपना ऐड है, तो वो मज़ा आ जाता है। आप भी जैसे एयरपोर्ट है या कहीं पे चेज करते हैं टाइम, मतलब एयरपोर्ट पे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो अक्सर अपने ऐड, अपने कंटेंट दिख गए, तो अंदर से खुशी आ जाती है, लगता है यार चलो कुछ तो कर रहे हैं जो कहीं दिख रहा है। तो ये बहुत हैप्पी मोमेंट होता है कि जब आप इस तरीके का काम कर रहे हो और आपको देखने को मिले कहीं पे चीज़ें, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मैंने भी अभी एक GT
पोलो जीटी का ऐड किया था। अच्छा। तो वो थिएटर के लिए ही बनी थी ऐड वो। अच्छा। तो थिएटर पे ही चलनी थी। तो मैंने कहा यार तो थिएटर पे आइए, फील आएगा, देखेंगे। तो ऑफकोर्स 1-1.5 महीने बाद आई वो। तो शायद उस टाइम में कोई मूवी देखने गया था फैमिली के साथ ही। तो ऐसे आ गई एकदम से, वो इंटरवल में आ गई वो। मैंने कहा ये ऐड तो अपन ने की हुई है। तो मदर को उनको, मेरी फैमिली में वो लोग कोई इंडस्ट्री में नहीं है, तो उनका लगा अच्छा तूने बनाई है। अब उनको मैं था फर्स्ट एडी था उसमें, मैंने नहीं बनाई है, बट हाँ ठीक है मैं था इस पार्ट ऑफ द जॉब पर। फिर उस दिन थोड़ा लगा यार वो वाला सपना रिफ्रेश होगा कि ये एक फिल्म तो देखनी है जहाँ लिखा हो कि फीचर फिल्म बाय अभिषेक पाली। तो ये ड्रीम तो बना लिया फिलहाल अभी, ये तो करना ही है। और वो कितना भी हो ना, मतलब आप कितना घर में थिएटर लगा लो, ये जो थिएटर का फील, थिएटर का मजा, वो अलग ही मजा है। सर ये पाली की पाठशाला है। अच्छा। ठीक है, तो इसमें आपको फनी एडवाइस देनी है। कोई ऑफेंड नहीं होगा आपकी बातों से, ठीक है, अच्छा। ऑफेंड कर दो कोई होगा नहीं। फनी एडवाइस देनी है आपको। मैं सिर्फ पोस्ट का नाम लूंगा, उसका फनी एडवाइस करनी है, ठीक है। ठीक है। जैसे टू डीओपी, मैं कहूँगा कि लाइट जंप कम करें। ठीक है। टू डायरेक्टर अपने विजन पे क्लियर रहें, जो लिखे हैं वो छाप दें स्क्रीन पे। ठीक है। फनी देनी है सर, फनी। टू म्यूजिक डायरेक्टर के लिए तो भाई जो आपको ब्रीफ दिया गया म्यूजिक वैसे ही बनाओ, आप मुगले आजम पे मत जाओ। ठीक है। टू यंग एडिटर, प्रोजेक्ट सेव करना सीख लो पहले। ठीक है। टू कलर आर्टिस्ट, बैलेंस प्रॉपर करो। ठीक है। टू पोस्ट प्रोड्यूसर, पहले पूरा प्रोसेस सीख लो। बाद में बोलना 2 घंटे में फाइल चाहिए। ठीक है, ठीक है। टू क्लाइंट, 1 घंटे में फिल्म नहीं बनती। 12 घंटे में तो शूट करते हो तो 1 घंटे में कैसे बनेगी। टू फोकस पुलर, फोकस प्रॉपर कैरेक्टर भी रखो भाई। यहाँ मत करो, कान पे मत करो, है। ठीक है। टू डीआईटी के लिए कहूँगा लट डाल के ये मत कहो कि मैंने ग्रेड कर दिया। वो खाली खुश करने के लिए करते हैं टीओपी को। ठीक है। टू मेकअप आर्टिस्ट, एडी से कम बात करो, पफ करो आर्टिस्ट को। हाँ करेक्ट है। टू कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, कंटिन्यूटी आप भी देख लो, एडी क्यों देखे। ठीक है, थैंक यू, मेरे को बचा लिया। टू एक्टर, एक्शन कंटिन्यूटी ध्यान दो यार, एडी क्यों देखे उसको भी। हाँ करेक्ट है, बहुत सही बात बोली सर आपने ये। ठीक है। टू प्रोडक्शन हाउस, पैसे टाइम पे दे दो। सबका एक ही रोना है। टू प्रोड्यूसर, सारा पैसा शूट पे मत खर्च करो भाई, पोस्ट के लिए रखो। अपना पढ़वा रहे हो। ठीक है। किसी को ऑफेंड नहीं होना है लेकिन। हाँ नहीं होगा, नहीं, सब ये काल्पनिक है। ठीक है, हमारे वाले सब अच्छे हैं। हाँ। सर एक राउंड हो रहा है, दिस एंड दैट। आपको कोई एक चीज चूज करनी है, ठीक है। प्रीमियर प्रो और फाइनल कट प्रो? प्रीमियर प्रो। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। ठीक है। 5, 10, 15, 20 सेकेंडर और 16 सेकेंडर? 60 सेकेंडर सही है, बट बाकी जितने कट रहेंगे उसके भी पैसे मिलते हैं, तो सही है सब। अच्छा ठीक है। क्लाइंट कट और डायरेक्टर कट? क्लाइंट कट। अच्छा, डायरेक्टर कट में पैसे नहीं मिलते। फिल्म्स और एड्स? फिल्म्स। डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट? डे शिफ्ट। अच्छा, ऑनलाइन एडिटिंग और ऑफलाइन एडिटिंग? ऑफलाइन। सेट पे नहीं पसंद, मेरे को पसंद है। ठीक है। पेमेंट को लेके पूछ रहा हूँ, एडवांस और आफ्टर डिलीवरी द प्रोजेक्ट? एडवांस। आफ्टर डिलीवरी भी ठीक है, बट एडवांस ज़्यादा सही है। ठीक है। 3 चेंजेस और मल्टीपल चेंजेस? 3 चेंजेस। ठीक है। शूटिंग या एआई? शूटिंग। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर एक राउंड हो रहा है। अच्छा। अनफिल्टर्ड बाय अभिषेक पाली टॉक्स। ठीक है, आपको भले ही अनफिल्टर्ड है, आपको ब्लंटली जवाब देने हैं। अच्छा। और आपको गाली बकनी है, जो कुछ करना कर देना, मैं बीप कर दूंगा। ठीक है। मार्केट में टोटल कितने पैसे पेंडिंग है आपके? 10 लाख होंगे। क्या बात कर रहे हो? ओ भाई साहब, एक डीवीसी बन जाएगी। ठीक है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हो या किए कभी? कभी नहीं किया। क्या बात है, तभी एक्सपेंसिव है WCA। डायरेक्टर कट के पैसे नहीं मिलते, फिर भी बनाना मजबूरी है, ऐसा है? मतलब दबे मन से कहूँ तो हाँ, मजबूरी है।
ठीक है, बट रिपीट काम भी आ जाता है। हाँ वो काम भी आता है इसलिए। मतलब रिलेशन वाली बात है। हाँ मैंने अपने आप को सेव कर लिया। हैप्पी जेस्चर में मैंने अपने आप को सेव कर लिया, मैं बनवा लूँगा अपने वाले। ठीक है। और पैसे कम मिलते हैं तो 100% देने का मन करता है? 100% तो पूरा देते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि जितनी जल्दी निकल जाए। अच्छा, मतलब टाइम ज़्यादा यूटिलाइज ना हो। हाँ, ओह नाइस। ठीक है। अच्छा, किसी का मतलब ज़्यादातर दिल्ली मेरे को लगता होता भी होगा, बट किसी का फटी में आए, बहुत अर्जेंसी में आए प्रोजेक्ट, तो वहाँ पैसे बढ़ाए हैं? मतलब ये करना पड़ता है कई बार, नहीं तो फिर उनको पता होता है कि अर्जेंट का काम है तो चीज़ें हैं, डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट चीज़ें, मैन पावर, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है एक्स्ट्रा लग। सेव कर लिया आपने स्मार्टली। नहीं ये फैक्ट है। अच्छा सर, एक लास्ट राउंड है। अच्छा। इसमें आपको अपनी बेस्ट चीज़ें या फेवरेट चीज़ें बतानी है। तो आपके बेस्ट 3 फिल्म्स डायरेक्टर कौन है? तो अनुराग कश्यप मेरे फेवरेट हैं, और दूसरा विशाल भारद्वाज हैं, और तीसरा है ये प्रकाश झा। अच्छा, क्या बात है। और 3 बेस्ट फिल्म्स एडिटर? तो आरती बजाज, दीपा भाटिया और चंद्रशेखर। अच्छा, नाइस। और चलो आप फिर बेस्ट 3 फिल्म्स भी बता दो अपनी। तो इंडिया में तो मतलब आप वर्ल्ड वाइज देखेंगे तो बहुत टॉप की फिल्में हैं, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो जैसे अनुराग की उड़ान है, बहुत बढ़िया फिल्म है, और प्रकाश झा की राजनीति, मैं इन्हीं तीनों डायरेक्टर की बताता हूँ। प्रकाश झा की राजनीति जो पढ़ने लायक फिल्म है, मतलब स्टडी कर सकते हैं, सीखने लायक फिल्म है। हाँ सीखने। विशाल भारद्वाज की ओमकारा, मतलब ये 3 फिल्म ऐसी है ना, किसी भी फिल्म स्टूडेंट को अगर स्टडी करनी है तो पढ़ ले तो वो फिल्म मेकर आधा ऐसे ही बन जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। और 3 एडिटिंग सीक्वेंस बताओ कोई जो आपको फिल्म के एडिटिंग मतलब लिया है, इसकी एडिटिंग बहुत खतरनाक है, मज़ा, क्या एडिट किया है एडिटर ने, कोई भी 3 सीक्वेंस। डार्क मैटर बहुत अच्छी सीरीज़ है, साइंस फिक्शन है, उसमें हर एपिसोड ना मतलब उसका एडिट इतना मतलब, क्योंकि उसमें रिपीटेड सीक्वेंस के साथ स्टोरी को कैरी किया गया है, और एडिट वाइज मतलब प्लेजर है उसको देखना, मतलब बहुत बढ़िया एडिट किया गया था उसमें। और जैसे अभी रिसेंट हमने कौन सी एक फिल्म देखी थी थिएटर में, हाँ अरे ये इनकी मनीष शर्मा एक एडिटर हैं, उन्होंने एक फिल्म एडिट की थी, 3 लड़कियों के ऊपर कहानी है, वो जाती हैं ट्रैकिंग पे, वो भी एडिट वाइज ना फिल्म बहुत अच्छी एडिट की गई थी। मतलब ये करोगे दिया मिर्जा वाली जो फिल्म थी? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसको मनीष शर्मा ने एडिट किया था, तो मतलब वो फिल्म ना मुझे लगता है एडिट पे बहुत अच्छे से संभाली गई थी। अच्छा। और एडिट की वजह से फिल्म में एक अलग वो था। ठीक है। और तीसरा यार ऐसे तो नहीं याद आ रहा, क्योंकि मैं क्या होता है ना कि जब भी फिल्में देखता हूँ चीज़ें, मैं वो एडिटर का पेन जानता हूँ ना, तो मुझे कोई चीज़ खराब कम लगती है जब तक वो वाइड रेंज में ना देखे। और कोई 3 बड़ी एड फिल्म्स? तो एक जिंदल स्टील की अभी एक फिल्म आई है, मतलब एड फिल्म है उनकी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अय्यप्पा सर वाली, वो अवार्ड विनिंग फिल्म है वो? हाँ वो बहुत बढ़िया लगी। और सभ्यता की दिवाली एड पिछले साल आई थी, बहुत बढ़िया, मतलब स्टोरी टेलिंग एंड ऑल ना, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, नाइस। और आपके कोई बेस्ट 3 AI सॉफ्टवेयर्स? तो AI में जैसे मिड जर्नी है, और आपका ये अभी फ्री पिक ने भी अपना एक AI सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट पे चलता है। चैट GPT का तो है ही है, तो मेनली ये चल रहा है। और रनवे है जो अगर वीडियो में आप डील करते हैं तो रनवे भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, वेरी नाइस सर। सर बहुत मज़ा आया मुझे। बस मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो। हाँ, आपको अपनी लाइफ में से अगर कुछ एडिट करना हो तो वो क्या हो सकता है? मैं यार ऐसा हूँ ना कि मैं चीज़ों को बहुत रिग्रेट और ये चीज़ें नहीं करता हूँ, तो कुछ एडिट करना हो तो इसी पॉडकास्ट से कुछ लगे तो एडिट कर देना। अच्छा ठीक है, ऑफ एंड वाली बातें में बीप बीप कर दो। हाँ बीप कर देना। बहुत बढ़िया सर, बहुत मज़ा आया सर आपके साथ पॉडकास्ट करके। सर मेरे को ना कुछ लोग रिकमेंड कर दो आपकी पाली, देखो इनका भी पॉडकास्ट करना चाहिए। तो जैसे सुधीर चंद्र हैं, DOP हैं, अनिल जूनियर सर हैं, बहुत पुराने, मतलब वो बहुत पुराने एडिटर हैं, अब तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनकी एजेंसी भी है पार्टिकल। अच्छा। नीरज सूजी जी हैं जिनका राजेंद्रा फिल्म अच्छा है ना, वो हो गए। नौसाद जी जो DOP हैं, एक पवन चौहान है जिन्होंने फीचर फिल्म वगैरह कर रखी है काफ़ी चीज़ें।
बढ़िया, 5 एपिसोड हो गए तो 5 नाम दे दिया आपने मेरे को। रिचा जी का कर सकते हैं जो ब्लैक आयरिश रन करती हैं, और उन्होंने अच्छा। बहुत सारी डिस्कवरी के लिए शोज़ किए हैं। Right. बहुत सारे नाम हैं जो दिल्ली को मतलब तो है ही है। Okay. तो ये है। बहुत बढ़िया। बाकी आपने जो इनिशिएटिव लिया है ये इस तरीके का ना, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अभिषेक क्या होता है ना कि अपनी इंडस्ट्री में ना हिडन जो बिहाइंड द कैमरा है, बिहाइंड द टेबल है, वो ना फ्रंट पे आना चाहते हैं, ना कोई उनसे बात करना चाहता है। करेक्ट, है ना, करेक्ट। और उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता है। हाँ। जिन्होंने एक्टर को बना दिया, जिन्होंने इतनी चीज़ें कर ली, Correct. उनको इंटरेस्ट नहीं होता उतना। हाँ। बट ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उससे क्या होगा ना, जो अपकमिंग जनरेशन है, यंग फिल्म मेकर्स हैं, या जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, करेक्ट। उनको अगर वो थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस मिल गया ना यहाँ से, हाँ। तो उनके लिए बहुत सीखने को मिलेगा। और लोगों को भी वैसे वाइडली, मतलब अपनी इंडस्ट्री में तो लोग जानते हैं, लेकिन एक फ्रंट पे भी लोगों को जानने का मौका। वही मोटिव है सर। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हाँ बोला, बस एक बार इसमें बोल दो कैमरा पे, इस पे किसी भी कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अभिषेक पाली टॉक्स को। बिल्कुल बिल्कुल, आप अभिषेक पाली टॉक्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और पूरा पॉडकास्ट इनके चैनल पे जाके देखिए। आपको एक छोटा, जैसे कहते हैं ना फिल्म स्कूल है, तो फिल्म स्कूल है, क्योंकि वहाँ पे इतने एक्सपीरियंस डायरेक्टर DOPs के ऑलरेडी हैं। तो आप उसको देखिए, और ये आपके लिए अभिषेक ने एक इनिशिएटिव लिया है, और ये एक पेनफुल चीज़ होती है, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। हाँ, कमेंट कीजिए, देख के कमेंट कीजिए कैसा लगा आज का पॉडकास्ट। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा लगा। अच्छा।